प्रिय पाठकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब करे ना भूलिएगा। और प्रिय पाठकों, आप अपने यूट्यूब वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं, इसे 0.5% सेट कर सकते हैं और कहानी का मजा लो। अध्याय फैक्ट्री मैनेजर और कैशियर पैसे लेकर भाग गए। कितनी देर की बात है, जिसे मरना चाहिए था वो नहीं मरा और जिसे नहीं मरना चाहिए था वह मर गया। किंताओ बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसे तैरना नहीं आता। उसे लोगों को बचाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। अब वह खुद मुसीबत में पड़ गया है। निशियू, इतनी कम उम्र में भी मैं बता सकता हूं कि वह अपनी मां की तरह ही एक उम्र है। हमारे निर्देशक सॉन्ग को किसी उम्र ने मोहित कर लिया होगा, वरना वह उसकी मां को लेकर पैसे लेकर क्यों भाग जाता। जब लोग बात कर रहे थे तो निशियू नाम की एक लड़की कुछ बात खांसी और उठकर बैठ गई। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी फूलों वाली पोशाक उसके कपड़ों से चिपकी हुई थी। हालांकि वह सिर्फ 14 या 15 साल की थी, उसका शरीर पहले से ही सुडौल था। अंडाकार चेहरा, बिलो आकार की भौहें, बड़ी आंखें और ऊंची नाक के नीचे नाजुक चेहरे जैसा मुंह। इस समय निशियू ने अभी अपनी आंखें खोली थी। जब उसने अपने आसपास लोगों की चर्चाएं सुनी तो उसने तुरंत अपने बगल में बैठी युवक की ओर देखा। भाई ताओ, निशियू ने किंताओ के शरीर को दोनों हाथों से हिलाया। मेरी मां भाग गई, मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं नदी में कूदना चाहता हूं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, तुम मुझे बचाने के लिए नीचे क्यों गए। निशियू फुट-फुट कर रोने लगी और उसके आंसू किंताओ के शरीर पर गिर पड़े। उसके आंसुओं के बीच किंताओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने उस खूबसूरत चेहरे को उसकी आंखों में आंसुओं के साथ देखा तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। एक प्रसिद्ध जहाज जगह होने के नाते किंताओ शिकार में व्यस्त रहे हैं, खासकर जब नवीनतम विमान वाहक पोत की डिलीवरी होने वाली होती है। वह हर दिन परिचित किंकारो एवेन्यू पर चढ़ते हैं, लेकिन एक दिन वह चीजों के बारे में सोचने में इतने मग्न हो गए कि खाली हवा में पैर रखकर गिर पड़े। जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तो दृश्य क्यों बदल गया। उसके सामने रोती हुई लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही थी। किंताओ ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में और भी लोग दिखाई दिए। वह मोटी डेनिम, काम के कपड़े से बनी मासूम शैली की वर्दी और वह रत्न हेलमेट। इस समय निशियू को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किंताओ ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। भाई ताओ, ये बहुत अच्छा है कि आप जाग गए। अगर मैं इसलिए मर गया क्योंकि आपने मुझे बचाया तो मैं। ये कहने के बाद निशियू की आंखें लाल हो गईं और फिर से आंसू बहने लगे। शियू, किंताओ ने अपने सामने खड़ी लड़की को पहचान लिया और उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। तभी उसके सिर में जोरों का दर्द होने लगा और अंगीरत यादें किंताओ के दिमाग में उड़ने लगी। मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं 30 वर्ष से भी अधिक समय पहले 1989 में मिंजोर शिपयार्ड में वापस लौट आया। 1949 में स्थापित मिंजोर शिपयार्ड एक समय समृद्ध था और कई नाविक जहाज निर्माण कार्य करता था। हालांकि देश के द्वार खुलने के बाद शिपयार्ड का धीरे-धीरे पतन होने लगा। 5 साल पहले शिपयार्ड का प्रबंधन मिंजोर शहर को सौंप दिया गया था। इस गौरवशाली शिपयार्ड को बचाने के लिए मिंजोर शहर ने 30 वर्षीय सोंग बेस को नया कारखाना निदेशक नियुक्त किया ताकि बड़े पैमाने पर सुधारों के जरिए कारखाने को पुनर्जीवित किया जा सके। पूर्व कारखाना निदेशक किन बाओशान, जो किंताओ के पिता थे, को कारखाना निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उस दौर में जब युवा लोग प्रभारी होते थे, पुराने कारखाना निदेशकों का समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाना या युवाओं के लिए जगह बनाने हेतु पद पर आ जाना सामान्य नहीं था। हालांकि सोंग बेस की सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक सुधार कार्यक्रम चलाए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बजाय कारखाने पर भारी कष्ट चढ़ गया। आज सुबह शिपयार्ड के श्रमिकों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सोंग बेस भाग गया था। तेज शराब कैशियर निकुई, जो अपने 30वें दशक में थी, भाग गई थी और कारखाने की 200,000 युआन से अधिक की एकमात्र कार्यशील पूंजी चली गई थी। सब गुस्से में थे और उनका सारा गुस्सा निकुई की बेटी निशियू पर फूट पड़ा। निशियू, जो एकल माता-पिता के परिवार में पली बड़ी थी, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे लगा कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह तेजी से स्लीपर से कूद गई। किंताओ ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। किंताओ अपने पिता की देखरेख में बड़े हुए। कर्मचारियों के बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद वह रोजाना अपने पिता द्वारा छोड़े गए ढेर सारे होमवर्क को पूरा करते। ढेर सारे सवालों को हल करने की इस रणनीति के प्रभाव में आखिरकार उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर गुवाहाटी की शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री स्कूल में दाखिला मिल गया। गुवाहाटी एक बड़ा शहर है और किंताओ गुवाहाटी में रहकर गुवाहाटी शिपयार्ड में काम करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि स्नातक होने के बाद उन्हें अप्रत्याशित रूप से मिंजोर शिपयार्ड से एक रिपोर्ट कार्ड मिला। ये सब उसके पिता ने ही तय किया था, इसलिए शिपयार्ड लौटने के बाद से किंताओ का काम करने का कोई इरादा नहीं रहा और वह रोज अपने पिता से जाने को लेकर झगड़ता रहता था। जब फैक्ट्री डायरेक्टर और कैशियर पैसे लेकर भाग गए तो किंताओ के लिए शिपयार्ड में रहने की कोई उम्मीद नहीं बची। इसलिए अपने पिता के साथ एक और बड़े झगड़े के बाद किंताओ बाहर भागा और निशियू को नदी में कूदते हुए पाया, इसलिए उसने भी नदी में छलांग लगा दी। जब उन्होंने किंताओ को नीचे कूदते देखा तो नाविकों ने मिलकर किंताओ को बचा लिया। चूंकि किंताओ ने निशियू का हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसलिए उसे भी निशियू के साथ बचा लिया गया। किंताओ के होश में आने के बाद उसके पिता दौड़े आए और उससे फिर झगड़ा करने लगे। किंताओ अपना सामान पैक करने घर गया और मिंजोर शिपयार्ड छोड़कर अपनी मनचाही जिंदगी जीने लगा। दशकों बाद किंताओ एक प्रसिद्ध जहाज निर्माण इंजीनियर बन गए और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि उन्हें अभी भी गहरा अपराध बोध था। मिंजोर शिपयार्ड ध्वस्त हो गया और जहाज निर्माण के उपकरण बेच दिए गए। मेरे पिता किन बाओशान हर रोज दरवाजे पर बैठकर शिपयार्ड के खंडहरों को उसी नीरस नजर से देखते थे जैसे काला सागर शिपयार्ड के निदेशक मकारों देखते थे। कुछ साल बाद बीमारी के कारण मेरे पिताजी का निधन हो गया। उसकी मां की हालत भी अच्छी नहीं थी। किंताओ को बाद में पता चला कि जब वह वहां से गया था तो मिंजोर गार्मेंट फैक्ट्री जहां उसकी मां काम करती थी भी संकट में थी। उसकी मां फैक्ट्री में ज्यादा बिकने वाले कपड़ों के लिए बाजार ढूंढने में व्यस्त थी और नतीजतन ज्यादा काम के कारण वह बीमार पड़ गई थी। जहां तक निशियू की बात है, उसे छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर वह एक बुरी इंसान बन गई। अपने पिछले जन्म में किंताओ ने वही रास्ता चुना था जिस पर वह चलना चाहता था। क्या इस बार पुनर्जन्म के बाद उसे पिछले रास्ते पर ही चलना होगा। किंताओ ने चारों ओर देखा। हर व्यक्ति को देखते हुए उसके मन में कई यादें कौन गई। मास्टर झाओ, जो एक वैद्य हैं, अक्सर अपने बच्चों को लेने जाते समय किंताओ को भी साथ ले जाते हैं। मास्टर झाओ का बेटा मुख्य बीम पर बैठता है और किंताओ पीछे की तरफ बैठता है। मास्टर लियू, जो एक मशीनिस्ट थे, ने देखा कि वो केवल मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और उसके पास कोई खिलौना नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक सुंदर माचिस की बंदूक बना दी। चाची वान, जो एक महिला कार्यकर्ता थी, अक्सर अपनी जेब से सफेद खरगोश का एक टुकड़ा निकालती थी और चुपके से उसे अपनी जेब में डाल देती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है इसलिए मुझे अपने पिछले जन्म के पछतावे का प्रायश्चित करना ही होगा। बड़े शहर क्यों जाना, मैं जा नहीं रहा। मैं इस जगह को एक शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करूंगा और मिंजोर शिपयार्ड को चीन और यहां तक कि दुनिया में एक प्रथम श्रेणी का जहाज निर्माण उद्यम बनाऊंगा। शिपयार्ड में काम करने वाले मजदूरों को अब नौकरी से निकाले जाने के बाद अपनी आजीविका की चिंता नहीं करनी पड़ती और उनके माता-पिता बुढ़ापे का आनंद ले सकते हैं। सुंदर और सुशील लड़की निशियू को भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और देश के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनना है। जहां तक मेरी अपनी प्रतिभा का सवाल है, मैं उसे भी यहां प्रदर्शित कर सकता हूं। चाची वान, क्या आप कृपया मुझे अपना कोड उधार दे सकती हैं? चप 1/1311 0.08%। चप 1/1311 0.08%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति बधाया दो, गति पर्याप्त नहीं है, शक्ति पर्याप्त है। चाची वान थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने हाथ में काम के कपड़े किंताओ को सौंप दिए। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए आप पेट्रोल की छोटी बाजू वाली कमीज पहन सकते हैं। हालांकि शिपयार्ड में काम करते समय आपको खुद को कसकर ढकना होगा, वरना चलते समय वेदन की चिंगारियां आपके सिर पर गिर सकती हैं और आपकी छोटी बाजू वाली कमीज में छेद कर सकती हैं। फिलहाल तो सबके पास करने को कुछ नहीं है, बस तमाशा देख रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने कोट भी उतार दिए हैं। किंताओ ने काम के कपड़े लिए और उन्हें निशियू को पहना दिया। निशियू के कपड़े गीले हो गए थे, सब कुछ दिख रहा था, जो बहुत शर्मनाक था। इस ड्रेस से उसे ढकने पर बहुत अच्छा लग रहा था। जियो ताओ, तुम क्यों? तुआन आंटी, शील निर्दोष है। फैक्ट्री डायरेक्टर और कैशियर पैसे लेकर भाग गए हैं और सब गुस्से में हैं। लेकिन जरा सोचिए, शियू अकेली रह गई है। क्या वो और भी ज्यादा अकेली और लाचार नहीं है? अभी सब लोग निशियू को बुरी तरह कोस रहे थे। उसे दुष्ट औरत या ऐसा ही कुछ कह रहे थे। वे अपना गुस्सा निकुई पर निकाल रहे थे, जो उस पर निकाला जाना चाहिए था। दिल से सब दयालु थे। इस समय जब किंताओ ने ये कहा तो चाची वान के चेहरे पर भी शर्म दिखाई दी। हाँ, ये भी एक दुखी बच्चा है। हम नालायक, तुम नदी में कूदकर मुझे धमकाना चाहते थे, रोए, हंगामा किया, यहां तक कि फांसी लगाने की धमकी भी दी। फैक्ट्री अब इस हालत में है, क्या अभी तुम्हें हिम्मत है कि वहां से निकल सको? इस समय किन बाओशान पहले से ही हाँफते हुए दौड़ रहा था। बूढ़े साहब, मैं नहीं जा रहा। किंताओ ने कहा, आपसे आप निश्चित रहिए कि आपके कंधों का बोझ मुझे सौंप दिया जाएगा। मैं कारखाने को इस संकट से बाहर निकालूंगा। लिंग परिवर्तन, किन बाओशान थोड़ा हैरान हुआ। उसका बेटा पानी में गिरने और बाहर आने के बाद कैसे बदल गया था। न केवल दृष्टिकोण बदल गया है, बल्कि पूरा स्वभाव भी बदल गया है। किन बाओशान इतना आश्चर्यचकित था कि उसने किंताओ के बूढ़े आदमी के बहुत शिष्ट कौल की परवाह नहीं की। तुम रुकना चाहते हो? हाँ, किंताओ ने कहा, ये मेरी जड़ें हैं, मैं इस समय कैसे जा सकता हूँ? हालांकि मुझे पहले शियू को वापस भेजना होगा। बूढ़े, शियू कितनी दयनीय है, मैं चाहता हूँ कि वह अब से हमारे घर में रहे। क्या आपको कोई आपत्ति है? हाँ, निजवान भाग गई और शियू एक नाबालिग लड़की है, इसलिए वह हमारे घर में रह सकती है। तुम्हारी मां और मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए हम उसे एकत्र बेटी की तरह ही रख सकते हैं। निशियू के आंसू फिर से गिर पड़े और वह अपने घुटनों को मोड़कर घुटने टेकने वाली थी। किंताओ ने जल्दी से निशियू को पकड़ लिया और कहा, मैं अब से तुम्हारा भाई हूँ। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे ढूंढ लेना। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वापस जाओ और पहले अपने कपड़े बदल लो। इस तरह गीले कपड़े पहनने से तुम जल्दी बीमार हो जाओगे। भाई, तुम्हें मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। कपड़े बदलने के बाद मैं एक और चाची वान के पास ले जाऊंगा। तुम कारखाने में जाकर काम संभाल सकते हो, मैं शियू को वापस ले जाऊंगी। चाची वान ने भी स्वेच्छा से कहा। निशियू को पीछे जाते हुए देखकर किंताओ ने एक लंबी सांस ली, फिर अपना सिर घुमाकर सिर की ओर देखा। क्योंकि मैंने यही रहने का फैसला कर लिया है तो मैं अपने पिताजी की समस्या सुलझाने में मदद कर सकता हूँ।
हालांकि पहले मुझे ये जानना होगा कि मामला क्या है। बूढ़े साहब, मैं एक कॉलेज छात्र हूँ। उस उत्पाद में क्या समस्या है जिसे डायरेक्टर सोम सुधारने में नाकाम रहे? शायद मैं इसे सुझाने में मदद कर सकूं। किन ताऊ ने अपने पिता की ओर देखा। इस समय किन बादशाह ने असफल उत्पाद से अपनी नजर हटा ली और अपने बेटे की ओर देखा। हुआटिन शिपबिल्डिंग स्कूल जहाज निर्माण के लिए एक बेहतरीन संस्थान है। मेरे बेटे ने वहां 4 साल पढ़ाई की है, इसलिए उसे कुछ अच्छे हुनर सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिपयार्ड की मौजूदा स्थिति भी अच्छी नहीं है। चूंकि मेरे बेटे की इसमें इतनी रुचि है, तो क्यों न उसे इसमें हाथ आजमाने दिया जाए। क्या हो अगर वह वाकई समस्या का समाधान कर सके। आइए स्थिति को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। बूढ़े झाओ, आप इससे सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, इसलिए आपको ही मुझे बताना चाहिए। किन बादशाह ने कहा, मैंने अभी कार्यभार संभाला है। पहले बूढ़े सांड ने मुझसे सब कुछ छिपाया था और मेरे लिए उनसे इस बारे में पूछना उचित नहीं था। हम झाओ चांगशुई ने गुस्से से कहा, ये तो बिल्कुल बेवकूफी भरी बकवास है। अगर हम पहले जैसी ही मछली पकड़ने वाली नावें बनाते रहते तो भी हमारा ये हाल न होता। हाल के वर्षों में समुद्री तस्करी में तेजी आई है, इसलिए तत्कालीन फैक्ट्री मैनेजर सोन ने इस अवसर को देखा और तस्करी स्पीड बोट बनाने का काम शुरू करने का फैसला किया। हमारी फैक्ट्री मछली पकड़ने वाली नावें बनाती थी, इसलिए हमारे पास स्पीड बोट के ब्लूप्रिंट नहीं है। हमने पहले एक सहयोगी कंपनी से इन्हें मंगवाने की योजना बनाई थी, लेकिन डायरेक्टर सोन ने कहा कि हमें विश्व मानकों का लक्ष्य रखना होगा और 50 नॉट से ज्यादा की गति हासिल करनी होगी। चूंकि हमारे पास कोई घरेलू ब्लूप्रिंट नहीं है, इसलिए हमें इन्हें विदेश से खरीदना होगा। हमने द्वीप राष्ट्र से उन्नत उत्पादन ब्लूप्रिंट खरीदने में लाखों डॉलर खर्च किए। अब लगता है कि झूठा सोन बस विदेश यात्रा के मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने साथ लोमड़ी भी लाया था। वे दोनों लंबे समय से साथ रहे होंगे। चाचा झाओ, आगे बताइए, इस जहाज में क्या खराबी है? क्या जापानी लोगों के चित्रों में कुछ गड़बड़ है? किन ताऊ ने सिकोड़े पर 5 स्पीड बोट्स को देखा और सोचा कि क्या हो रहा है? क्या जापानी लोग कोई चाल चल रहे हैं? ड्राइंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर स्टील प्लेट की मोटाई स्पीड बोट के लिए जरूरी मोटाई से कहीं ज्यादा है। लेकिन हम अशिक्षित हैं, इसलिए हम सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके कह सकते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है। तो झूठी सोन ने जोर देकर कहा कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमने इसे ड्राइंग के अनुसार ही बनाया। नतीजा ये हुआ कि बनने के बाद स्पीड बोट का वजन 3 गुना ज्यादा हो गया। 50 नॉट्स को छोड़िए, ये 30 नॉट्स तक भी नहीं पहुंच सकता। कस्टम अधिकारी इसके लिए बहुत उत्सुक थे। जब उन्होंने सुना कि हमने एक बना लिया है, तो उन्होंने तुरंत किसी को उसे लेने के लिए भेज दिया। लेकिन उनके पहुंचने के बाद उस झूठी सोन ने उन्हें खाना खिलाया और स्पीड बोट को छूने से मना कर दिया। वे मूर्ख नहीं थे और उस पर चढ़ने की जिद पर रहे। लेकिन उसका परीक्षण करने के बाद कस्टम अधिकारी वापस मुड़े और चले गए। निर्माणाधीन बाकी 4 जहाज अब धूप में सिकोड़े पर पड़े हैं। हमारे शिपयार्ड के लाखों डॉलर पानी में बह गए हैं। किन ताऊ ने भौहें चढ़ाई, एक पल के लिए सोचा और अचानक कुछ सोचा, क्या हमने गलत सामग्री का इस्तेमाल किया है? एक स्पीड बोट के लिए इतनी मोटी सामग्री की आवश्यकता होती है। यह एल्युमिनियम मिश्र धातु होनी चाहिए, है ना? क्या एल्युमिनियम मिश्र धातु? क्या आप उसे जहाज बना सकते हैं? अशिक्षित होना भयानक बात है। मिंजो शिपयार्ड जैसे छोटे और मध्यम आकार के शिपयार्ड उन प्राचीन शिपयार्डों की तरह हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों द्वारा हस्तांतरित होते रहे हैं। अगर उन्होंने खुद कुछ बनाया है, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि वे उसे बना सकते हैं। जहां तक उन्होंने जो नहीं बनाया है, उसकी बात है। पहले देश भर के मजदूर एक परिवार की तरह होते थे। अगर किसी चीज की जरूरत होती, तो सहयोगी शिपयार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने और व्यक्तिगत रूप से तकनीक सिखाने आते थे। अब समय बदल गया है। मिंजो शिपयार्ड को बहुत नुकसान हुआ। अपनी तकनीकी क्षमता के बिना समर्थन होने के बाद उसका जीवित रहना बेहद मुश्किल हो गया। उन्होंने विदेशी ब्लूप्रिंट खरीदने में भारी रकम खर्च की, लेकिन उन्हें जहाज बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में भी नहीं पता था। उन्होंने मछली पकड़ने वाली नावें बनाने के अपने पिछले अनुभव के आधार पर एल्युमिनियम मिश्र धातु की जगह लोहे का इस्तेमाल किया। बेशक स्पीड बोट का वजन ज्यादा था। ये सोचकर किन बादशाह के नेक इरादों को बेहतर ढंग से समझ पाए। हर साल शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री कॉलेज के स्नातक बड़े शिपयार्ड में आते थे। छोटे मिंजो शिपयार्ड में ऐसी तकनीकी प्रतिभा नहीं मिल पाती थी, इसलिए किन बादशाह केवल अपने बेटे पर ही निर्भर रह सकते थे। झाओ चांगशुई ने आगे कहा, हमारे कारखाने ने कभी भी एल्युमिनियम मिश्र धातु के जहाज नहीं बनाए हैं। उन्हें वेल्डिंग करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर है भी तो हमारे पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इन जहाजों को इस तरह से कबाड़ में नहीं डाला जा सकता। लियू फुगू ने कहा, काश हम इन नावों को ठीक कर पाते। एक अव्वल छात्र होने के नाते तुमने कुछ तो समझ लिया है। क्या तुम्हारे पास कोई हल है? किन बादशाह ने उत्सुकता से अपने बेटे की ओर देखा। ठीक है, एक रास्ता है। किन ताऊ ने कहा, अगर गति पर्याप्त नहीं है तो हम शक्ति से इसकी भरपाई कर सकते हैं। 2/1311 0.5%। 2/1311 0.5%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकालीन SEO की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR userchin.lab.com 1.0.3 अध्याय 3 बाहरी इंजन। अगर आपके पास पर्याप्त गति नहीं है तो आप उसकी भरपाई शक्ति से कर सकते हैं। ये किसी भी वाहन के लिए सच है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज के बारे में एक कहावत है, अगर इंजन पर्याप्त शक्तिशाली हो तो ईंधन उड़ सकती है। इसलिए जहाज डिजाइन में दशकों के अनुभव के साथ एक पुनर्जन्म व्यक्ति किन ताऊ के लिए लगभग 10 टन के विस्थापन के साथ स्पीड बोट को गति देना निश्चित रूप से काफी सरल है। लक्षित ग्राहक कस्टम इंस्पेक्टर हैं और वे चाहते हैं कि गाड़ी की गति जितनी हो सके उतनी तेज हो। तो और क्या कहें, बस इंजन पर हमला करो। खासकर आपके सामने वाली स्पीड बोट जिसमें बाहरी इंजन लगा है, इसे और भी आसान बना देती है। अगर एक काफी ना हो तो 2 लग का दो, अगर 2 काफी ना हो तो 3 लग का दो। ये सरल और आसान है। इस लेआउट को चरम पर ले जाने वाले बेशक समुद्र में तस्वीर करने वाले जहाज हैं। किन ताऊ ने न सिर्फ 3 बल्कि 6 बाहरी इंजन वाले जहाज भी देखे हैं। जहाज के इंजन को व्यवस्थित करने के 2 तरीके हैं। बड़े जहाजों के लिए इंजन पतवार के अंदर लगाए जाते हैं और एक ड्राइव शाफ्ट के जरिए पूंछ पर लगे प्रोपेलर को चलाते हैं। अगर एक इंजन की शक्ति पर्याप्त न हो तो 2 या 4 इंजन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये अलग-अलग प्रोपेलर चला सकते हैं और साथ मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। छोटी नाव के लिए इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। आप बस इंजन, ड्राइव शाफ्ट और प्रोपेलर को एक साथ जोड़कर उन्हें स्टैंड पर रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बिजली देने के लिए उपकरण को नीचे की ओर घुमाएं। गोदी में पहुंचने के बाद उपकरण को वापस घुमाएं ताकि पानी में लंबे समय तक डूबे रहने और नुकसान से बचा जा सके। पहले मिंजो शिपयार्ड मछली पकड़ने वाली नावें बनाता था जिनका भार कम से कम सैकड़ों टन होता था, इसलिए इंजन पतवार के अंदर ही लगे होते थे। अब वे एक द्वीपीय देश से खरीदे गए ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके बाहरी इंजन डिजाइन वाली स्पीड बोट बनाते हैं। मिनेसोटा शिपयार्ड के कर्मचारियों के लिए इस तरह की बिजली उत्पादन पद्धति का एक पहला अनुभव था। उनके लिए दूसरों की नकल करना तो ठीक था, लेकिन कुछ नया करना असंभव था। हालांकि समय यात्री किन ताऊ की नजर में यह एक आसान काम था। पावर, इसे ज्यादा पावर वाला इंजन लगाएं। हमारे कारखाने के पास नया इंजन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर हमने उस समय घरेलू इंजन इस्तेमाल किया होता तो हम कुछ पैसे बचा सकते थे। लेकिन डायरेक्टर सोन ने एक द्वीपीय देश से इंजन खरीदने पर जोर दिया। पैसे की कितनी बर्बादी है। झाओ चांगशुई ने फिर आह भरी। इस समय किन ताऊ ने स्पीड बोट के पीछे यामाहा बाहरी इंजन की ओर इशारा किया और कहा, हमने कुछ कितने ऐसे इंजन आयात किए हैं। हमने कुल 10 इंजन खरीदे जिनमें से 5 जहाज पर इस्तेमाल किए जाते हैं और बाकी 5 गोदाम में रखे हैं। जब हमने इन्हें खरीदा था तो हमें 10 इंजनों में से प्रत्येक का थोक मूल्य 95,000 युआन मिला था। अकेले इन इंजनों की कीमत लगभग 10 लाख युआन है। ये सही है। फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस झूठी सोन ने फैक्ट्री की संपत्ति बैंक के पास गिरवी रख दी और उनसे पैसे उधार लिए। अब कस्टम विभाग इन जहाजों को स्वीकार नहीं करेगा और भुगतान की तारीख नजदीक आ रही है। बैंक हमारी संपत्ति जब्त करना चाहता है। अगर वो झूठा सोन भाग नहीं गया तो हम सब उसे पीटेंगे। सभी लोग फिर से क्रोधित हो गए। किन ताऊ ने सिर हिलाया। ठीक है, यह आसान है। इंजनों को गोदाम से बाहर निकालो और स्पीड बोट के पीछे 2 इंजन लगा दो। क्या सब लोग दंग रह गए? 10 टन विस्थापन वाले जहाज के लिए 100 हॉर्स पावर इंजन मिलकर 200 हॉर्स पावर पैदा करेंगे। क्या आपको अभी चिंता है कि कस्टम संतुष्ट हो जाएंगे? किन ताऊ ने कहा। किन बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह अनुचित नहीं है? यह अनुचित क्यों है? इंजन माउंट को संशोधित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किन ताऊ थोड़ा उत्सुक था। एक इंजन का वजन कम से कम 100 किलोग्राम होता है और 2 इंजनों का वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इससे जहाज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल जाएगा, जिससे आगे का हिस्सा ऊपर की ओर झुक जाएगा, जिससे तेज गति पर जहाज अस्थिर हो जाएगा। जब किन बादशाह ने अपने पिता को ये कहते सुना तो उसने लगभग उन्हें अंगूठा दिखा दिया। हालांकि मेरे पिताजी हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन 1950 और 1960 के दशक में शिक्षण का स्तर बहुत खराब था। 5 साल प्राथमिक विद्यालय, 2 साल जूनियर हाई स्कूल और 2 साल हाई स्कूल, आप कितना ज्ञान सीख सकते थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पिताजी हाई स्कूल के सिर्फ पहले साल ही पढ़े थे। दूसरे साल में उन्होंने शिपयार्ड में नौकरी कर ली। उस युग में स्कूलों को 7 मई के निर्देश की भावना के अनुसार चलाया जाता था। खुले स्कूलों में छात्रों को न केवल दाखिला सीखने की आवश्यकता होती थी, बल्कि उद्योग, कृषि और सैन्य मामलों के बारे में भी सीखना होता था। इसलिए भले ही हाई स्कूल शिक्षा सार्वभौमिक थी, सांस्कृतिक स्तर अभी भी। मेरे पिताजी एक अपवाद हैं। उन्हें पढ़ाई और दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, वरना दशकों की कड़ी मेहनत के बाद शिपयार्ड में आकर और फैक्ट्री डायरेक्टर बनकर उन्होंने नाम नहीं कमाया होता। अब किन ताऊ ने कहा कि वह 2 बाहरी इंजन लगाना चाहता है और उसके पिता ने तुरंत ऐसी स्थापना के जोखिमों की ओर इशारा किया। हाँ, जाहिर है, धनुष ऊपर की ओर झुका होगा। दरअसल गति बढ़ाने के लिए हमें धनुष को ऊपर की ओर झुकाना होगा। किन ताऊ ने कहा, विशिष्ट गणनाओं के अनुसार 100 हॉर्स पावर का इंजन 10 टन से कम वजन वाली नाव को 30 समुद्री मील की गति तक पहुंचा सकता है। हालांकि मौजूदा स्पीड बोट परीक्षण आशावादी नहीं है। ऐसा क्यों? महान प्रतिरोध। किन बादशाह की आंखें चमक उठी। एल्युमिनियम से स्टील में बदलाव से नाव का वजन बढ़ जाता है। नतीजतन मूल डिजाइन जिसमें पीछे की तरफ यामाहा मरीन इंजन लगा था, आगे के हिस्से को 3 बार उठा सकता था, लेकिन अब उसे एक बार भी नहीं उठा सकता। नाव और पानी के बीच बढ़े हुए संपर्क क्षेत्र के कारण संचालन के दौरान ज्यादा प्रतिरोध पैदा होता है। यही वजह है कि मौजूदा स्पीड बोट अपनी डिजाइन की गई गति तक नहीं पहुंच पाती। जहाज की गति बढ़ाना द्रव गति की एक जटिल समस्या प्रस्तुत करता है। सरल शब्दों में कम गति पर प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। 20 नॉट से ऊपर प्रतिरोध गति के वर्ग के रूप में बढ़ता है और 30 नॉट पर ये गति के घन के रूप में बढ़ता है। इसलिए आवश्यक शक्ति चढ़ातांकी रूप से बढ़ती है। अगर कोई और बदलाव नहीं किया जाता तो 100 हॉर्स पावर का इंजन स्पीड बोट को 30 नॉट तक चला सकता है और 200 हॉर्स पावर का इंजन नाव को ज्यादा से ज्यादा 40 नॉट तक ही चला सकता है। अब अगर हमें डिजाइन के मानकों को पूरा करना है तो हमें कुछ और बदलाव करने होंगे। दोनों इंजनों का भार नाव के अग्रभाग को ऊपर उठाता है, जिससे पानी की सतह के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और नाव पूर्ण निर्धारित गति तक बढ़ जाती है।
क्या जहाज अस्थिर हो जाएगा? किन बावशान फिर से चिंता से भर गया। अस्थिर ऐसा कैसे हो सकता है? एल्यूमीनियम से स्टील पर स्विच करने से पतवार का वजन बढ़ जाता है, इसलिए स्थिरता बेहतर होनी चाहिए। अगर आप इसे आनुपातिक रूप से बदलें तो पीछे के तीनों इंजन एल्यूमीनियम पतवार के झुकाव स्तर तक पहुंच पाएंगे। किंताव ने कहा, तो चिंता मत करो, ये बिल्कुल सुरक्षित है। जब वे बात कर रहे थे तभी कोई व्यक्ति गाड़ी पर इंजन को धकेलता हुआ बाहर आया। किंताव ने कई मजदूरों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया, मूल इंजन को अलग किया, ब्रैकेट की जगह बदली, दूसरे ब्रैकेट को वेट किया और इंजन लगाया। काम 1 घंटे में पूरा हो गया। भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित करने के लिए कोई चैंपियन नहीं है। किंताव ने कहा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। स्लीपर भी बहुत सरल है, स्पीड बोट के नीचे 2 पट्टियां लगी हैं। लोग आसानी से स्पीड बोट को पानी में धकेल सकते हैं। चपाक की आवाज के साथ पानी उछला और किंताव अधीरता से कॉकपिट में कूद पड़े। मैं कोशिश 4 अध्याय 4 योग्यता और प्रसिद्धि को छिपाना। यहाँ आ जाओ। किन बावशान अचानक चिंतित हो गया। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो इतना जिद्दी मत बनो। क्या मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया है वो काफी नहीं है? हम सितोई के ठीक पास थे, इसलिए अभी भी समय था। अगर हम पानी में कहीं दूर तक जाते तो कोई भी तैरकर हमें बचा नहीं पाता। किंताव ने स्टॉप बटन दबा दिया है। यह इंपोर्टेड यामाहा इंजन कमाल का है, इसमें इलेक्ट्रिक स्टॉप है। ये आप ही हैं बूढ़े जिन्होंने मुझे दिन भर पढ़ाई करवाई। मेरा बचपन बिल्कुल भी खुशहाल नहीं था। अगर मैं बस अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता तो मुझे तैरना कैसे नहीं आता? किंताव ने अपने पिता की तरफ देखा, फिर एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। इंजन की गर्जना के बीच स्पीड बोट पहले ही बाहर निकल चुकी थी। नाव का अगला हिस्सा लगातार ऊपर उठता और फिर नीचे गिरता, पानी की सतह पर थपथपाता हुआ। पूंछ पर लगे दोनों इंजन गड़गड़ाहट के साथ सबकी आंखों के सामने लगातार गति पकड़ रहे थे। 10 नॉट, 20 नॉट, 30 नॉट, 40 नॉट। इस गति पर पूरी स्पीड बोट पानी पर तैरने वाली है, लेकिन अभी भी स्थिर है। किंताव अद्भुत हैं, उन्होंने समस्या को इतनी आसानी से हल कर दिया। मुझे लगता है कि गति लगभग 50 समुद्री मील तक पहुंच सकती है। ठीक है, बस एक और इंजन जोड़ दो। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वो एक कॉलेज छात्र है, बहुत होशियार है। हम उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? अब क्या कस्टम्स इसे स्वीकार करेगा? अगर हम इसे मूल कीमत पर भी बेच दें तो भी हमारी फैक्ट्री राहत की सांस ले सकेगी। सभी लोग तेजी से बढ़ती स्पीड बोट को देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। सावधान, एक लड़की की आवाज गूंजी। निशियो ने अपने कपड़े बदले और फिर से आ गई। वह अकेली थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, इसलिए वह किंताव से मिलने यहाँ आना चाहती थी। आने के बाद वह एक तरफ छिप गई और चुपचाप किंताव को देखती रही। इस समय जब उसने पानी की सतह पर एक चाप देखा तो वह जी के बिना नहीं रह सकी। किंताव उच्च गति मोड़ का परीक्षण कर रहा है। अधिकतम गति पर उसने पतवार को नीचे की ओर मोड़ दिया, पतवार झुकने लगी और पानी की सतह पर पानी की छींटे उछलने लगे। क्या इस तरह गाड़ी चलाते हुए उसे पलटने का डर नहीं है? हालांकि स्पीड बोट अभी भी बहुत स्थिर है। अगर यह एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनी होती तो ये सचमुच थोड़ी तैरती हुई महसूस होती, लेकिन स्टील का पतवार अलग है। यह मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। अगर आप स्कूटर चलाते हैं तो 10 किलोमीटर की रफ्तार पर आपको तैरने जैसा महसूस होगा, लेकिन अगर आप बड़ी विस्थापन वाली मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं और फिर भी कुशलता से मोड़ ले सकते हैं। तुम छोटे कमीने, तुम सचमुच बहुत सक्षम हो। किन बावशान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पीड बोट पानी पर आगे पीछे झूल रही थी, जिससे सुंदर आकार बन रहा था, मानो समुद्र पर नृत्य कर रही हो। तुम छोटे कमीने, अगर तुम वापस नहीं आए तो कितना तेज जाएगा? किन बावशान फिर से परेशान हो गया, मानो उसकी शिकायतें सुनकर किंताव ने स्पीड बोट को वापस ले लिया और कुशलतापूर्वक उसे घाट पर खड़ा कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे कोई नौसिखिया पहली बार स्पीड बोट चला रहा हो। इसकी अधिकतम गति 51 नॉट है, स्टीयरिंग स्थिर है और पतवार 6 फास्ट फायर और लहरों का सामना कर सकती है। एकमात्र कमी ईंधन की ज्यादा खपत है। हालांकि कस्टम्स जैसे समृद्ध स्थान के लिए यह कोई समस्या नहीं है। बूढ़े आदमी, कस्टम्स को फोन करो और उन्हें नाम देने के लिए बुलाओ। हो सके तो हमारे इंजन के पैसे वापस पाने के लिए उनसे अतिरिक्त 100,000 मान दो। किंताव किन बावशान से बात करते हुए किनारे पर कूद पड़े जो उनका स्वागत करने आए थे। इस समय वे बिल्कुल शिपयार्ड के बॉस से लग रहे थे। बूढ़ा आदमी, साले तू इतना बेदब कैसे हो सकता है? किन बावशान इस उपाधि से संतुष्ट नहीं था, लेकिन किंताव ने शिपयार्ड की एक जरूरी समस्या सुलझा दी थी और सब बहुत खुश थे। वह अपनी ताकत का दिखावा नहीं कर सकता था। किंताव तुम बहुत अद्भुत हो, कॉलेज के छात्र सचमुच अद्भुत हैं। किंताव ने अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को अपने तक ही सीमित रखते हुए हाथ हिलाया। मेरी पूजा मत करो, मैं तो बस एक किंवदंती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद किंताव उस ओर बढ़े जहाँ निशियो थी। निशियो की आंखें प्रशंसा से भरी थी। तुम बहुत अवज्ञाकारी हो, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं रात के खाने के लिए घर जाना चाहता हूँ। शियो चलो। ओ निशियो ने अपना सिर नीचे कर लिया और किंताव के पीछे चल पड़ी, मानो कोई प्राथमिक विद्यालय का छात्र हो जिसने कुछ गलत किया हो। डूबते सूरज ने दोनों लोगों की परछाई को बहुत लंबा खींच लिया। माँ मुझे भूख लगी है। किंताव ने दरवाजा खोलते हुए जोर से चिल्लाया। शियो और मैं फिर साथ हैं। अब से हम घर पर एक और व्यक्ति के लिए खाना बनाएंगे। किंताव के माता-पिता शुरुआती सालों में काम में व्यस्त रहे और किंताव का जन्म 30 साल की उम्र के बाद ही हुआ। उनके पिता हमेशा सख्त रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि किंताव जल्द से जल्द सफल हो जाए, जबकि उनकी माँ काओरू बहुत लाड प्यार करती हैं और किंताव का हर संभव तरीके से ख्याल रखती हैं। खैर मुझे तो पहले ही पता था जब चाची वान दोपहर में शियो को लेकर आई थी। मैंने तुम दोनों के लिए खाना तैयार कर लिया है, मैं जाकर तुम्हें परोसती हूँ। काओरू एक दयालु महिला है। जब उसे पता चला कि किंताव ने शियो को अपने घर में रहने के लिए लाना चाहता है और उसका पति भी सहमत है तो उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। जब उसने निशियो को देखा तो उसे दया आ गई। इस बच्चे को बहुत कष्ट सहना पड़ा है क्योंकि वह बिना पिता के बड़ा हुआ है और उसकी माँ भी उसी तरह की महिला है। चाची काओ, मैं आपके साथ खाना परोसने चलूंगा। निशियो अच्छा व्यवहार करने वाला और समझदार था। किंताव बेफिक्र होकर कुर्सी पर बैठ गया और अपनी माँ द्वारा मेज पर रखी नोटबुक खोलने लगा। वह बड़ा हो गया था, फिर भी उसे डायरी लिखना पसंद था। क्या वह भविष्य में अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने की योजना बना रहा था? किंताव ने नया पन्ना खोला और उस पर नजर डाली और जैसा उसने अंदाजा लगाया था उसकी माँ की फैक्ट्री। भोजन की सुगंध हर जगह है। टमाटर के साथ तले हुए अंडे और खीरे के साथ तला हुआ बीन का घर में बनने वाले सबसे आम व्यंजन है। जहाँ तक मांस की बात है, यह भी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। आओ शियो, अंडे खाओ। किंताव ने अंडे का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और निशियो के कटोरे में डाल दिया। निशियो ने कृतज्ञता से किंताव को देखा, फिर अपना सिर नीचे किया, अंडे को अपने मुंह में डाला और उसे धीरे-धीरे चबाया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। किंताव जानता था कि निशियो को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उसने अपनी माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ आपकी फैक्ट्री में बनने वाली सभी कमीजों और स्कार्फों के लिए मेरे पास बाजार है। चूंकि आप वर्कशॉप की डायरेक्टर हैं तो क्या आप अंकल मान से जो सबसे इंचार्ज हैं बात करके मुझे एक बैच दिलवा सकते हैं ताकि मैं बिचौलिया बन सकूं। लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है, इसलिए मुझे पहले सामान लेना होगा और फिर बेचने के बाद भुगतान करना होगा। किंताव जिस परिवार में पुनर्जन्म हुआ वह काफी अच्छा था। उसके पिता एक शिपयार्ड के निदेशक थे, लेकिन बाद में उन्हें उपदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उसकी मां मिंजू गांव में फैक्ट्री में कर्मचारी थी। दशकों की कड़ी मेहनत के बाद अब वह एक वर्कशॉप निदेशक बन गई हैं। उस समय देश की योजना भी यही थी, जहां भी भारी उद्योग होंगे वहां के उद्योग अवश्य स्थापित होंगे। इनमें से ज्यादातर कपड़ा और परिधान कारखाने थे, क्योंकि इन कारखानों में ज्यादातर मजदूर महिलाएं थीं, जिससे विवाहितों को अपनी पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती थी। किंताव की बातें सुनने के बाद काओरू ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, तुम जहाज निर्माण की पढ़ाई कर रहे कॉलेज के छात्र हो, तुम बिचौलिए क्यों हो? तुम मुफ्त में कुछ पाना चाहते हो? तुम्हारे पिता भी बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर तुम्हारे पास समय है तो उनकी ज्यादा मदद करो और हमेशा दुनिया घूमने के बारे में मत सोचो। रुको, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने मेरी डायरी देखी थी? दूसरों को पढ़ने के लिए लिखा है ना? औरतें पुरुषों से ज्यादा अच्छी तरह सेवा करती हैं। आपकी फैक्ट्री में तो बहुत व्यवस्था होगी, है ना? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस अपने काम से काम रखो। अपने पापा को इसकी चिंता मत करने देना। वैसे मैं आज फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम कर रहा हूं, इसलिए वापस नहीं आऊंगा। आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है ना? आप अभी भी रात की शिफ्ट में काम क्यों कर रहे हैं? 5 अध्याय 5 मिंजू गांव में फैक्ट्री में संकट। रात एक पड़ने की तरह है, घर थोड़ा शांत लगता है। किंताव की मां रात की पाली में थी और किंताव के पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। शायद वे कस्टम्स में सबको खाना खिलाने गए थे और लोगों से उस स्पीड बोट को देखने आने को कहा था जो मार्गों पर खड़ी उतरी थी। दूसरे शब्दों में घर पर केवल किंताव और निशियो ही बचे थे। लिविंग रूम में 100 वाट का एक बल्ब जल रहा था जिससे डाइनिंग टेबल रोशन हो रही थी। किंताव टेबल के सामने बैठा था, उसके बाएं हाथ में लकड़ी का एक आयताकार टुकड़ा और दाएं हाथ में नक्काशी वाला चाकू था और वो कुछ नक्काशी कर रहा था। भाई आप क्या कर रहे हैं? निशियो ने किंताव की हरकतों को उत्सुकता से देखा। उसकी लंबी पलकें लगातार झपक रही थी। मैं और क्या कर सकता हूं? अपने पिता की मदद करने के बाद मैं अपनी मां की भी मदद करूंगा। किंताव ने कहा, मेरी जिंदगी तो बहुत ही दयनीय है। भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या आप फैंसों शैली में लिख सकते हैं जैसी मुद्रित पुस्तकों में इस्तेमाल होती है? ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूं। तो पहले इसे कागज पर लिख लो। अगर ठीक लगे तो इसे सफेद कार्ड पर लिख लो। बाहर किसी छपाई की दुकान पर छपवाना बहुत महंगा पड़ता है और पकड़े जाने का खतरा भी रहता है। भाई तुम क्या लिख रहे हो? निशियो ने कलम निकाली। बस लिखें। निशियो को जिज्ञासा हुई, क्या ये बिजनेस कार्ड के लिए है? लेकिन ये तो झूठ लगता है। मैं और क्या कर सकता हूं? मेरी मां सहयोग नहीं करेगी, इसलिए मेरे पास इस आखिरी उपाय के अलावा कोई चारा नहीं है। किंताव ने कहा, मेरा ये तरीका न सिर्फ कम फैक्ट्री को उसकी मुश्किलों से उबार सकता है बल्कि शिपयार्ड की आय में भी नई वृद्धि कर सकता है। चूंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसने यही रहने का फैसला किया है, इसलिए किंताव को इन सभी समस्याओं का समाधान जरूर करना होगा। अपने दशकों के अनुभव के साथ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यही 30 से 2 निशाने मारने जैसा था। उसके ऑपरेशन के बाद गांव में फैक्ट्री और शिपयार्ड दोनों की समस्याएं हल हो गई। शिपयार्ड को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। हालांकि सीमा शुल्क विभाग का तस्वीर रोधी स्पीड बोट मार्ग सफल रहा, लेकिन जोंग के प्रयासों के बाद कारखाने पर विदेशी कर का बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। 5 स्पीड बोट बेचकर बैंक का बकाया कर्ज चुका नहीं था। शिपयार्ड के पास अभी भी विकास जारी रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए किंताव को शिपयार्ड के लिए कुछ अतिरिक्त धन कमाने का रास्ता खोजना पड़ा ताकि शिपयार्ड को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जा सके। भाई ये हो गया। जबकि किंताव विचारों में खोया हुआ था, निशियो ने अपना काम पहले ही समाप्त कर लिया था। अच्छा काम किया। भाई मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूं? किंताव ने अपना सिर उठाया और निशियो की ओर देखा जो उसके बगल में एक स्टूल पर बैठा था। लड़की के लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसकी बड़ी-बड़ी आंखें उसकी ओर देख रही थी, मानो कुछ अपेक्षा कर रही हूं। हालांकि वह सिर्फ 14 या 15 साल की मिडिल स्कूल की छात्रा थी। उसका शरीर पहले ही अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो चुका था।
उसका सुंदर चेहरा और आकर्षक शरीर। भाई, मैं घर पर अकेले नहीं रहना चाहती। ये बहुत दबाव है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? ठीक है। निशियो ने किंताओ की बांह को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई पिल्ला अपने मालिक से कुछ मांग रहा हो। किंताओ को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में खून दौड़ रहा हो। रुको, रुको, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। कल मैं तुम्हें कपड़ों की खरीदारी के लिए ले चलूंगा। मुझे कौन से कपड़े खरीदने चाहिए? करियर, चलो एक रोल प्लेइंग गेम खेलते हैं। मैं बॉस बनूंगा और तुम मेरी सेक्रेटरी। बिजनेस सूट। भैया, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी मां के पास है। वो जल्दी में चली गई और ज्यादा अच्छे कपड़े साथ नहीं ले गई। आज कपड़े बदलते समय मैं उन्हें यहाँ ले आया। मैं उन्हें पहनकर तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहकर निशियो कमरे में भाग गया। कुछ मिनट बाद, भाई, इस पोशाक के बारे में आपका क्या विचार है? किंताओ के सामने एक खूबसूरत शहरी सुंदरी प्रकट हुई। एक काला सूट, नीचे बड़े लेवल वाली सफेद शर्ट, उससे मैच करती काली मिनीस्कर्ट, काले स्टॉकिंग्स और ऊंची हील की सैंडल। ये पहनावा वाकई लाजवाब है। दिन के समय उस पोशाक को पहनना युवा अवस्था से भरा हुआ था, लेकिन अभी पेशेवर सूट उतना ही परिपक्व और आकर्षक है जितना हो सकता है। मेरी मां अक्सर इसे बिना शर्ट के पहनती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब इसे ऐसे ही पहनना अच्छा लग रहा है। किंताओ ने कहा, शिव, जब तुम इस तरह कपड़े पहनती हो, तो तुम बिल्कुल टीवी सीरीज की स्टार जैसी लगती हो। अगर तुम एक बैग ले लो। निशियो शर्मा गया। भाई, मेरे पास एक बैग जरूर है। मेरी मां और डायरेक्टर सॉन्ग ने इसे तब खरीदा था जब वे पिछली बार व्यापारिक यात्रा पर द्वीप देश गए थे। चलो मैं तुम्हें इसे दिखाता हूँ। ठीक है, ये सही है। कल के लिए हम मोटे तौर पर यही योजना बनाएंगे। किंताओ की बातें सुनकर निशियो के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। हालांकि उसने बहुत परिपक्व और अनुभवी कपड़े पहने थे, लेकिन असल में वही दयालु मिडिल स्कूल की छात्रा थी। लोगों को धोखा देने के विचार से वह थोड़ी उलझन में थी, लेकिन किंताओ के साथ जाने के विचार ने उसे उत्सुकता से भर दिया। इस तरह लड़की विरोधाभास में फंस गई। हालांकि हमने जो तरीके अपनाए वे कुछ हद तक निर्दयी थे, फिर भी हमारा उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा ऐसा करके हम गांव में फैक्ट्री और शिपयार्ड दोनों की मदद कर पाए। किंताओ ने कहा, शिव, अगर तुम इस मनोवैज्ञानिक बाधा को पार नहीं कर सकते, भाई, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंकल किन और आंटी काऊ दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अब मैं उनकी मदद करने के लिए ये कर रहा हूं और मैं ऐसा करने को तैयार हूं। निशियो की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखते हुए, जैसे कि वह फांसी स्थल की ओर जा रही हो, किंताओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, पहले सो जाओ। नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। यह क्या चीज तुमने बनाई है? बड़े बॉसों के लिए यह जरूरी है। अगले दिन मिंजो गार्मेंट फैक्ट्री। पिछले साल से ही इस कपड़ा कारखाने को अमेरिका से ऑर्डर मिल रहे हैं और यह विदेशी व्यापार में माहिर है। यह इतना समृद्ध है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान श्रमिकों को मिलने वाले भत्ते कई गुना बढ़ जाते हैं। उस समय विदेशी व्यापार के इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पैमाना बढ़ाया और कच्चा माल मंगवाने के लिए बैंक से भारी मात्रा में ऋण लिया। गोदाम लाखों शर्ट, जींस, स्कार्फ से भर गया था। उनके खाते में एक पैसा भी नहीं बचा था। किसी को कुछ गलत नहीं लगेगा। जब तक माल की यह खेप बिकती रहेगी, उनके कारखाने का मुनाफा पिछले 5 सालों के कुल मुनाफे से भी ज्यादा होगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि 3 महीने पहले अमेरिका ने अचानक ऑर्डर रद्द कर दिया। फैक्ट्री वाले चिंतित हो गए और सारे सेल्समैन सामान के बाहर बेचने के लिए भेज दिए। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही लोगों ने सामान देखा, सिर हिलाकर कहा, आपका सामान इतना बड़ा है, इसे कौन पहन सकता है? 3 महीने से फैक्ट्री कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक भी सामान नहीं बिका है। फैक्ट्री अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी है और यहां तक कि 3 महीने से मजदूरी भी बकाया है। फैक्ट्री के निदेशक झाओ गोडों के बाल इन 3 महीनों में पूरी तरह सफेद हो गए। श्रम एवं मजदूरी अनुभाग, मेरा वेतन 3 महीने से बकाया है। इसका भुगतान कब होगा? अगर हमें वेतन नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे कैसे? फैक्ट्री का कैफेटेरिया भी बंद हो गया है, जिससे हम भूखे मर रहे हैं। ये सही है, हमारे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। क्या हम भूख से मर जाएंगे? सेक्शन चीफ वान जियांगो के माथे से पसीना निकल रहा था। सब लोग चुप रहो, चुप रहो। वान जियांगो ने महिलाओं के समूह को देखा और बहुत घबरा गया। जैसा कि सभी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुबंध के एक तरफा उल्लंघन के कारण हमारे सभी उत्पादों ने अपना बाजार खो दिया है। हमने अपनी सारी कार्यशील पूंजी इन उत्पादों के उत्पादन में लगा दी है। फैक्ट्री के खाते में एक पैसा भी नहीं बचा है। फैक्ट्री इस समय कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। जब तक हम इस बकाया माल को बेच पाएंगे, हमारे पास सभी के वेतन, बोनस और चिकित्सा व्यय की पूरी भरपाई के लिए पर्याप्त धन होगा। कृपया फैक्ट्री पर भरोसा रखें। ये बेकार की बातें बंद करो और हमें सिर्फ ये बताओ कि मजदूरी कब मिलेगी। हमें सही समय बताओ, वरना कोई नहीं जाएगा। तुम्हारी फैक्ट्री में कितना माल भरा पड़ा है? मुझे सब चाहिए। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। 5/1311 0.38%। 5/1311 0.38%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.10.6 अध्याय 6 बिना कुछ दिए कुछ पाना। जब किंताओ और निशियो कपड़े के कारखाने में दाखिल हुए तो उन्होंने मजदूरों का अस्त व्यस्त दृश्य देखा जो अपनी मजदूरी मान रहे थे। किंताओ बहुत खुश हुए। क्या ये अच्छा मौका था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी यात्रा सुखद रही। यहाँ तक कि दरवाजे पर पहरा दे रहा बुरा आदमी भी अपना वेतन मांगने आया। किंताओ ने गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी फैक्ट्री में कितना माल जमा है? मुझे सब चाहिए। अनगिनत लोगों की नजरें अचानक किंताओ की ओर मुड़ गईं। 5 लंबे किंताओ ने सूट और टाई पहन रखी थी। उनके बाल जेल से चमक रहे थे। उनकी जूतों से भी ज्यादा चमकदार। काले चश्मे ने उनकी आंखों को ढक रखा था। उनके बाएं हाथ में सिगरेट थी और दाएं हाथ में ईंट। उन्होंने इसे सिर्फ टीवी पर ही देखा था। यह जरूर कोई मोबाइल फोन होगा, है ना? फैक्ट्री डायरेक्टर के पास तो मोबाइल भी नहीं था। एक अमीर आदमी। फिर से देखो, किंताओ के पीछे चलने वाली सचिव और भी सुंदर है। एक पेशेवर रोयल पोशाक, एक सूट, एक छोटी स्कर्ट, एक सफेद शर्ट, काले मोजे और ऊंची हील के जूते लोगों को एक उज्ज्वल एहसास देते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप केवल टीवी पर ही देखते हैं। कंधों पर लटके लंबे बाल, गुलाबी चेहरा और नाजुक नैन के साथ वो पानी से निकले कमल जैसी लग रही थी। उनके जैसे छोटे शहर में उन्होंने ऐसी शहरी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। वो जरूर किसी बड़े शहर से आई होगी। दर्शकों को एक क्षण में ही अपने आप पर शर्म महसूस हुई। बॉस, कृपया हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में आइए। मैं फैक्ट्री डायरेक्टर और बाकियों को तुरंत आने के लिए कहूंगा। वान जियांगो के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और आखिरकार उसने अपनी पीठ सीधी की। आप सब लोग तितर-बितर हो जाए। यहाँ इकट्ठा मत होइए। आप हम गुवाहाटी से आए मेहमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। महिला कर्मचारियों का वो समूह जो मूल रूप से उपद्रव मचाने की योजना बना रहा था, उन्होंने भी उनके लिए रास्ता बना दिया और किंताओ और निशियो को इशारे से देखने लगे। वे वाकई अलग थे क्योंकि वे बड़े शहरों से आए थे। उनके चलने पर उन छोटे चमड़े के जूतों से चरवाहा की आवाज आ रही थी जो वाकई प्रभावशाली थी। कॉन्फ्रेंस रूम में किंताओ ने अपना मोबाइल फोन जोर से मेज पर रख दिया। उसने आराम से पैर क्रॉस किया और फैक्ट्री के कुछ नेताओं को उत्साह से दौड़ते हुए अंदर आते देखा। बॉस किन, मेरा नाम झाओ गुडोंग है और मैं मिंजो गार्मेंट फैक्ट्री का निदेशक हूं। झाओ गुडोंग ने अपना हाथ बढ़ाया और किंताओ से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उसने किंताओ को आंख मारते देखा तो उसके पीछे खड़े निशियो ने नेम प्लेट वाला हैंडबैग उठाया और उसमें से एक बिजनेस कार्ड निकाला। किंताओ अभी भी अपने पैर क्रॉस करके बैठा हुआ था। निशियो ने दिखावटी किंताओ को देखा और धीरे-धीरे शांत हो गया। याद रखना, हम गुवाहाटी से हैं। हमें एक बड़ी कंपनी की तरह व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से किंताओ को जरा भी मानसिक दबाव महसूस नहीं हुआ। चूंकि उसकी मां ने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए उसके पास इस आखिरी उपाय के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह इस व्यापारिक यात्रा से लौटेगा और सच्चाई सामने आएगी तो ये लोग उसके आभारी होंगे। गुवाहाटी सिटी पैसिफिक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी किंताओ। झाओ गुडोंग ने इसे सम्मानपूर्वक लिया और पढ़ा। मिंजो बस एक छोटा सा शहर है। इसे शिपयार्ड और कपड़ा कारखानों के आधार पर विकसित हुआ शहर भी कहा जा सकता है। उत्तर में सैकड़ों किलोमीटर दूर गुवाहाटी सचमुच एक बड़ा शहर है। आजादी से पहले ही यह फल फूल रहा था और देश के दरवाजे खुलने के बाद इसने तेजी से विकास की दौड़ में प्रवेश किया। बॉस किन, आप बड़े बिजनेसमैन हैं। आइए सिगरेट पी लीजिए। झाओ गुडोंग ने जल्दी से अपनी जेब से सिगरेट निकाली। किंताओ ने येलो क्रेन टावर सिगरेट की तरफ देखा और उसे बिल्कुल नहीं लिया। उसने बस निशियो को इशारा किया तो निशियो ने जल्दी से अपने हैंडबैग से मार्लबोरो का एक डिब्बा निकाला और उसे किंताओ के मुंह में ठूस दिया। फिर उसने एक खूबसूरत लाइटर निकाला और उसे झटके से जला दिया। किंताओ की शैली वास्तव में उत्तम है। किंताओ ने सिगरेट का एक कश लिया, फिर बोलने से पहले मुंह का छल्ला उड़ाया। मैंने सुना है कि आपकी फैक्ट्री में स्कार्फ, जींस और शर्ट का एक बैच स्टॉक में है और मैं उन्हें सस्ते दाम पर खरीदने आया हूं। मुझे उन्हें सामान्य दाम से 50% कम पर बेच दीजिए। मैं जितने चाहिए उतने ले लूंगा। 50% छूट। किंताओ की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आप मजाक कर रहे हैं? 50% छूट से तो हमारी लागत भी पूरी नहीं हो पाती। ये तुम्हारा काम है। मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ, दान पुण्य करने नहीं। किंताओ ने खड़े होते हुए कहा। मेज पर रखा मोबाइल फोन उठाया और बाहर चला गया। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो भूल जाओ। बॉस किन चिंतित मत हो। वान जियांगो ने जल्दी से किंताओ को समझाया। अगर किंताओ चले गए तो वान जियांगो मीटिंग रूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह बाहर गया तो महिला कर्मचारियों द्वारा उसके चेहरे पर खरोंचें पड़ जाएंगी। ये कैसा रहेगा? झाओ गुडोंग ने आखिरकार कहा। हम आपको 10,000 शर्ट, 10,000 स्कार्फ और 10,000 जोड़ी जींस बेचेंगे। कुल मिलाकर 100,000। ये कैसा रहेगा? बस इतना ही, पेट भरने के लिए भी नहीं। खैर, मैं यहाँ यूं ही नहीं आ सकता। किंताओ ने जेब से चेकबुक निकालते हुए जल्दी से उस पर कुछ शब्द लिखते हुए फिर उसे फाड़कर मेज पर पटकते हुए कहा, 1 लाख चेक तैयार है। जाओ सामान उठाकर ट्रक पर ला दो। मुझे वापस जाने की जल्दी है। जांच करना। अकाउंटेंट युआन जो बैठक में मौजूद थे थोड़े शर्मिंदा हुए। निदेशक झाओ, इस समय बैंक बंद है। ये चेक क्यों? तुम्हें चेक नहीं चाहिए? किंताओ ने कहा। एक व्यापारी होने के नाते मुझे नीची नजर से देखना पसंद नहीं। मैं यहाँ तुम्हारा सारा माल ले जाने आया हूँ। तुमने मुझे बस इतना सा स्टॉक दिया है जो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं यह व्यापार नहीं करना चाहता। किंताओ ने ये कहा और चेक वापस लेने ही वाला था। बॉस किन, आप बड़े बॉस हैं, इसलिए हम छोटे लोगों से परेशान मत होइए। वान जियांगो ने जल्दी से उसे रोका। वैसे आप यहाँ कैसे पहुंचे? 1 लाख। इस पैसे से कर्मचारियों का वेतन देना काफी है। अगर जोखिम भी है तो यह उनके गोदाम में मौजूद सामान का एक छोटा सा हिस्सा ही है। अब वे इसे बेच नहीं सकते और खुद भी नहीं पहन सकते। ये खास तौर पर विदेशी व्यापार के लिए बनाए जाते हैं और इनका आकार बहुत बड़ा होता है। ये विदेशियों के लिए तो ठीक है, लेकिन चीनी लोग इन्हें बिल्कुल नहीं पहन सकते। मैं कंपनी के सेंटाना में यहाँ आया था। मैं अभी यहाँ पहुंचा था और कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने ड्राइवर से कहा कि वो वापस जाकर उसे ठीक कर दे। तुम लोग जल्दी करो, मुझे बहुत सारा काम करना है। वान जियांगो ने झाओ गुडोंग की ओर देखा और कहा, निदेशक झाओ, ये कैसा रहेगा? हम सामान को तुरंत बेच सकते हैं और अपने डोम फैन 140 ट्रक का उपयोग करके उसे बेच सकते हैं और हम बॉस के नॉर्थ सचिव को भी वापस बेच सकते हैं।
ये कहने के बाद उसने फिर से किंताओ की ओर देखा और कहा, बॉस किन, कृपया हमारे ड्रोन ट्रक को तुच्छ न समझें। हमने इसे पिछले साल फैक्ट्री के काम के लिए खरीदा था। ये बिल्कुल नया है, उन पुराने जेफाम ट्रकों में से एक नहीं है। झाओ गुनोंग अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। डायरेक्टर झाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं पीछे कार्गो बॉक्स में बैठूंगा ताकि हमारे सामान पर नजर रख सकूं। वांग जियांगो ने फिर दांत पीस लिए। अगर वांग जियांगो सामान नहीं बेच पाता और उसे पैसे नहीं मिलते तो उसे अनगिनत लोग घेर लेते। इसलिए अब झाओ गुनोंग को आश्वस्त करने के लिए वह बस साथ चल पड़ा। ये बहुत परेशानी वाली बात है, क्या ये संभव है? अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मुझे वापस जाने की जल्दी है क्योंकि मेरे पास करोड़ों का ऑर्डर इंतजार कर रहा है। ठीक है लाओ वांग, इस बार आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। झाओ गुनोंग ने कहा। वांग जियांगो ने अपना सिर हिलाया। यह मुश्किल नहीं है, किसी कारखाने में काम करना, दिन भर लोगों द्वारा मजदूरी मांगने का सामना करना, यही तो कठिनाई है। 6/1311 0.46%। 6/1311 0.46%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव की नीति गोपनीयता नीति की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.0.37 अध्याय 7 कार्रवाई करने के लिए मजबूर। 2 घंटे बाद किंताओ ने शियू को लेकर डोंगफेंग 140 की कैब में बैठ गया। ये कार पुरानी जापान से कहीं ज्यादा आरामदायक थी। किंताओ पैसेंजर सीट पर बैठ गया और बाहर हाथ हिलाया। आप सब वापस जा सकते हैं, मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पहली बार है, आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं। अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपको सारा सामान मुझे देना होगा। ठीक है जोवान, रास्ते में सावधानी से गाड़ी चलाना और बॉस का अच्छे से ख्याल रखना। वांग जियांगो भी पीछे वाली गाड़ी में चढ़ गया और मुलायम गठरों में बंधे कपड़ों की जेब पर बैठ गया। उसके पास एक टॉर्च, एक फौजी कोट और एक फार्मर रखा गया था ताकि वो रास्ते में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहे। ड्राइवर वांग ने सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। इस दौर में जो लोकप्रिय था वह था फुल ट्रेलर, जिसमें गाड़ी के आगे वाले हिस्से में कार्गो बैग होता था और पिछले ट्रेलर में भी कार्गो बैग होता था। राजमार्गों के खुलने से पहले ऐसे वाहन देश में लगभग हर जगह मिलते थे। कार तेजी से मिंजो शहर से निकलकर उत्तर की ओर चल पड़ी। हालांकि निशियो अपनी मां के साथ शिपयार्ड के 212 ट्रक में पहले भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन उसके लिए इस तरह के फुल ट्रेलर ट्रक में सवारी करना पहली बार था, खासकर किंताओ के साथ। वह बीच-बीच में खिड़की से बाहर देखती और फिर अपने बगल में किंताओ को देखती और वह बहुत खुश थी। यद्यपि वह बहुत परिपक्व दिखती है और कपड़े पहनती है, लेकिन निशियो वास्तव में अभी भी 14 या 15 साल की जीवंत और सक्रिय लड़की है। जैसे-जैसे आकाश धीरे-धीरे काला होता गया, किंताओ ने दूरी पर एक छोटी सी सड़क किनारे के स्टॉल की ओर देखा और कहा, भाई जूजी, कारों को और यांगचू नूडल्स का एक कटोरा लेने के लिए नीचे जाओ। भाई जूजी, किंताओ की बात सुनने के बाद वांग येसु बहुत उत्सुक था। आप बड़े मालिक हैं, मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं करता। मैं सिर्फ एक साधारण ड्राइवर हूं, बस मुझे जो वांग कहो। जैसे ही वांग येसु बोल रहा था, उसने कुशलता से ये बदला और बिना ब्रेक लगाए आगे बढ़ गया, जब तक कि वह सड़क के किनारे दुकान पर नहीं पहुंच गया। बूढ़े वांग, नीचे आओ और हमारे साथ नूडल्स का एक टुकड़ा खाओ। किंताओ ने वांग जियांगो को बुलाया जो उसके पीछे था। हालांकि डोंगफेंग 140 की कैब पुरानी जापान से कहीं ज्यादा जगहदार है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं, इसलिए वांग जियांगो के लिए जगह नहीं है। दूसरी ओर ये दौर शांतिपूर्ण नहीं है, हाईवे पर डकैती आम बात है और कारों से सामान चुराने वाले भी बहुत हैं। इसलिए पीछे वाली कार में बीमा के लिए कोई तो होना चाहिए। पीछे से वांग जियांगो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बस एक खराटे की आवाज सुनाई दी। इस आदमी ने कहा कि वो सामान की देखभाल में मदद करना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वो पीछे से गया होगा। लाओ वान, वांग जियांगो ने अपनी धुंधली आंखें रगड़ते हुए जवाब दिया, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? अभी नहीं। किंताओ चिल्लाया, नीचे आओ और सारे नूडल्स का एक टुकड़ा लो। पेट भर जाने के बाद हम जा सकते हैं। सड़क किनारे एक स्टॉल पर 4 लोग बैठे थे। मालिक सड़क किनारे ड्राइवरों से लेन-देन कर रहा था और जल्द ही 4 कटोरे गरमागरम नूडल्स ले आया। जैसे ही वह खाना खा रहा था, बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। किंताओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक एक व्यक्ति उछल कर आया। किंताओ का मेज पर रखा मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। ये तो सरासर डकैती है। खाना खा रहे वांग येसु ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। वो जल्दी से उठा, एक स्टूल उठाया और दौड़कर वहां पहुंचा। भाई जूजी, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। किंताओ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वांग येसु के हाथ में स्टूल लुटेरे की पीठ पर जोर से लगा। लुटेरा चीखा और उसका मोबाइल फोन उसके हाथ से गिर गया। वो लड़खड़ाता हुआ मोटरसाइकिल के आगे भागा और उस पर पैर रख दिया। आगे वाले सवार ने गैस घुमाई और मोटरसाइकिल तेजी से भाग गई। लाल आदमी, अगर हिम्मत है तो मत जाओ, मैं तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। दूसरे पक्ष ने एक क्रूर टिप्पणी की। छी, वांग येसु ने थूका, फिर जमीन पर पड़ा मोबाइल फोन उठाने चला गया। आजकल बिना कुछ कौशल के आप ड्राइवर नहीं बन सकते। स्पोर्ट्स कार चलाते समय आपको कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वांग येसु सेना से सेवानिवृत्त ड्राइवर हैं। सेना में रहते हुए उन्होंने दक्षिणी सीमा पर रसद भी पहुंचाई थी। उन्हें युद्ध के मैदान का अनुभवी माना जा सकता है, इसलिए वे ऐसे छोटे-मोटे चोरों से डरते हैं। हालांकि जब उसने मोबाइल उठाया तो वह दम रह गया। मोबाइल 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था और बीच में लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। एक पल में वांग येसु की नजर किंताओ की ओर बदल गई। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा मत करो भाई जूजी, लेकिन तुम अभी पहले की तरह ही खूंखार हो। किंताओ ने कहा, ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। वांग येसु ने फिर से किंताओ को गौर से देखा, फिर एहसास हुआ तुम डायरेक्टर काउ के कॉलेज स्टूडेंट बेटे हो। वांग जियांगो ने अपना मुंह चौड़ा खोला। किंताओ बचपन से ही लगन से पढ़ाई करते थे और अपनी मां के कार्यस्थल पर बहुत कम जाते थे। जब किंताओ शान का विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, तभी मिंजो गामे फैक्ट्री के कई प्रमुखों ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ रात्रिभोज का आयोजन किया। हालांकि विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान किंताओ काफी बदल गए थे और इस बार उन्होंने जानबूझकर बड़े बॉस होने का नाटक किया। इसलिए किसी ने यह नहीं देखा कि वाटी का ये बड़ा बॉस असल में वेश बदलकर किंताओ था। किंताओ वांग येसु को इसलिए जानते थे क्योंकि उस खाने के बाद मिंजो गामे फैक्ट्री के कई लोग अपने पुराने जापान ट्रकों में फैक्ट्री वापस आ गए थे। वांग येसु का हाल ही में फैक्ट्री में ड्राइवर के तौर पर तबादला हुआ था। किंताओ को खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बीच में ही वह वांग येसु के साथ घूमने के लिए पुराने जापान ट्रक के पास चले गए। दोनों ने कुछ देर बातें की और वांग येसु ने दिखावा करना शुरू कर दिया। किंताओ को अच्छी तरह याद है कि वांग येसु ने एक हाथ से ईंटी चीरना भी दिखाया था। जब वो दिन में मिंजो गामे फैक्ट्री गया तो किंताओ की मां के अलावा किसी ने उसे पहचाना नहीं। हालांकि किंताओ की मां रात की पाली में काम करती थी, इसलिए वो दिन में फैक्ट्री मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती थी। अब वांग जियांगो के दिमाग में केवल एक ही विचार कौन था, ये खत्म हो गया। अंकल वान, मैं गामे फैक्ट्री की स्थिति जानता हूं। मेरी मां दिन भर परेशान रहती है, मैं फैक्ट्री की मदद के लिए ऐसा करता हूं। किंताओ ने वांग जियांगो से कहा, मदद, आप कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपकी यह पैसिफिक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी असली है? वांग जियांगो रोने ही वाला था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कारखाने में सबको पता था कि एक बड़ा मालिक हुआ आया है और सामान ले गया है और कारखाने में जल्दी मजदूरी देने के लिए पैसे होंगे। अब तुम भी शरारत कर रहे हो। फैक्ट्री वालों को कैसे समझाओगे? अगर तुम वापस गए तो क्या औरतें तुम्हें खाली जाएंगी? ये झूठ है, लेकिन अंकल वान, मेरे पास एक रास्ता है। किंताओ ने कहा, अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो गाड़ी चलाकर वापस आ जाओ, जिससे सिर्फ पेट्रोल के पैसे बर्बाद होंगे और आप मुझे धोखेबाज के तौर पर गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है, या मैं तुम्हें ले जाकर एक कोशिश करता हूं। अगर हम ये सामान बेच पाए तो फैक्ट्री चल निकलेगी। आप फैक्ट्री में फोन करके उन्हें बता सकते हैं कि मुझे एक छोटी सी समस्या है और मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। वांग जियांगो की आंखों में आंसू आ गए। ताऊ जी, तुम क्या कर सकते हो? वांग येसु ने भी अपना पता बदल दिया। उत्तर की ओर फेंगे की ओर बढ़ो और रूसियों को सामान बेचो। किंताओ ने अपना लक्ष्य बताया। अब अंकल वान, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? हाय, आप मुझे हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वांग जियांगो ने आंख भरी। 8 अध्याय 8 उत्तर की ओर बढ़ना। वांग जियांगो के पास कोई विकल्प नहीं था। फैक्ट्री में कितने ही लोग अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं। इतने लंबे समय की भागदौड़ के बाद आखिरकार उन्हें उम्मीद जगी है। अगर यह उम्मीद फिर से टूट गई तो वह सोच सकता है कि उन लोगों पर कैसा बीतेगा। वे वांग जियांगो को सोया सॉस या सिरके के बिना भी जिंदा ही खा जाएंगे। खैर, बात यहीं तक पहुंच गई है और मैं सिर्फ किंताओ का ही अनुसरण कर सकता हूं। शायद मैं सचमुच कोई रास्ता निकाल सकूं। वांग जियांगो ने एक टेलीफोन बूथ ढूंढा और फैक्ट्री में फोन किया ताकि कल चेक से पैसे निकालते वक्त कोई दिक्कत न हो। उसे बेचैनी और बेबसी नहीं होगी और पुलिस भी बुलानी पड़ सकती है, जिससे मामला बेकाबू हो जाएगा। किंताओ बचपन से ही एक अच्छा लड़का रहा है। इस बार उसने इतना साहसिक काम क्यों किया? ये सब करने के बाद वांग जियांगो फिर से कार्गो बॉक्स पर चढ़ गया। वैसे भी पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया और गहरी नींद में सो गया। आगे वांग येसु अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार चला रहा था, लेकिन वहां से गुजरते समय उसने वादी में प्रवेश नहीं किया, बल्कि बाहरी रिंग रोड के साथ उत्तर की ओर चला गया। यहाँ किसी नदी, पीली नदी और है नदी को पार करने के बाद हम 3 पूर्वोत्तर प्रांतों में प्रवेश कर गए। रास्ते में नजारे बदलते रहे। निशियू, जो पहली बार इतनी दूर जा रही थी, बहुत खुश थी। वो बाहर के नजारे को देखती रही और इशारा करती रही। जब मैं सेना में था तो अक्सर दक्षिण की यात्रा करता था। यह मेरा पूर्वोत्तर में पहला अनुभव है। गाड़ी चलाते हुए वांग येसु ने आंख भरी। मुझे लगा कि यहाँ बहुत ठंड होगी, लेकिन यहाँ मिंजो जितनी ठंड है। अभी गर्मी है। किंताओ ने कहा, अगर सर्दी होती तो बर्फ मेरी कमरियों तक पहुंच जाती। सच में भाई, जब सर्दी आएगी तो क्या हम भी यहाँ आ सकते हैं? मैंने पहले कभी बर्फ नहीं देखी। निशियू इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। किसी भी दक्षिणी व्यक्ति के लिए बर्फ एक दुर्लभ चीज है और दर्जनों सेंटीमीटर मोटी बर्फ ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं देखी गई। किंताओ ने असहाय भाव से सिर हिलाया। ठीक है, अगर समय रहा तो मैं तुम्हें सर्दियों में यहाँ देखने के लिए आऊंगा। अगर यह सड़क खुली रही तो हम भविष्य में यहाँ अक्सर आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिर हमारा स्वागत है। ये कहने के बाद निशियू ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और किंताओ से वादा करने वाली थी। हालांकि इस समय निशियू एक परिपक्व और सेक्सी महिला सजग की तरह दिखती है, फिर भी उसके दिल में एक लड़की की मानसिकता है। तो खींचे जाने के बाद निशियू ने पूछना जारी रखा, हम पहले ही उत्तर पूर्व में पहुंच चुके हैं। फेंगे कितनी दूर है? खैर, सड़क की स्थिति के आधार पर अगर हम जल्दी करेंगे तो हम कल रात से पहले वहां पहुंच जाएंगे। फेंगे किस तरह की जगह है और हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? निशियू अध्ययनशील और जिज्ञासु है। यह एक लंबी कहानी है। सबसे पहले भौगोलिक दृष्टि से फेंगे जगह सीमावर्ती क्षेत्र है। ये रूस के प्रिमोर्स्की क्राय से सीधे जुड़ा है और इसकी सीमा रेखा 27 किलोमीटर लंबी है। खासतौर पर यहाँ रेल मार्ग और राजमार्ग है और परिवहन बहुत सुविधाजनक है। इसलिए 1945 में चीन की आजादी के बाद फेंगे नदी ने सोवियत संघ के साथ माल के आयात निर्यात का महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला और हर साल बड़ी मात्रा में माल का आवागमन होता था।
हालांकि बाद में सर्वविदित कारणों से यहाँ के आयात निर्यात मार्ग बंद कर दिए गए और भारी सैनिक भी तैनात कर दिए गए। इस तरह 5 साल पहले तक दोनों पक्षों के बीच संबंध धीरे धीरे सुधरे और फेनी फिर से सक्रिय हो गया। 1987 में फेनी ने विपरीत शहर के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच व्यापार शुरू हुआ। किंताओ को 1980 और 1990 के दशक में मुनाफाखोरों में भी बहुत दिलचस्पी थी। अपने पिछले जीवन में वो कुछ मुनाफाखोरों से मिल चुके थे और व्यापार की बारीकियों से वाकिफ थे। इसलिए मिन्जो गार्मेंट फैक्ट्री को उसकी मुश्किलों से उबारने के लिए वह सामान फेनी ले आए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आकर्षण चीन सोवियत अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी थी जो अपनी राजधानी से मास्को के लिए रवाना होती थी। इस रेलगाड़ी में लगभग सभी लोग व्यापारी थे। उस दौर में लंबी दूरी का परिवहन अभी भी रेलगाड़ी से सुविधाजनक था। हालांकि मिन्जो दक्षिण में है इसलिए चीन सोवियत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन का टिकट मिलना नामुमकिन था। मिन्जो से फेनी तक ट्रेन का डिब्बा मिलना भी मुश्किल था। खुशकिस्मती से मिन्जो गार्मेंट फैक्ट्री का एक डोंगफेन 140 था और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। किंताओ ने परिवार की बचत पहले ही निकाल ली थी इसलिए रास्ते में खाने पीने और ईंधन भरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। किंताओ जैसे बहुत कम लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए कार किराए पर लेते हैं क्योंकि अगर आपके पास पैसा भी हो तो इन दिनों लंबी दूरी की यात्रा के लिए कार किराए पर लेना मुश्किल है। वहाँ हर जगह सोना ही सोना है। किंताओ ने कहा हर जगह सुंदरियां हैं। वैसे भाई चूसी आपकी अभी शादी नहीं हुई है ना? क्या आप किसी रूसी महिला को अपने साथ रहने के लिए घर लाना चाहते हैं? वांग येसु ने उसकी ओर देखा और कहा ताऊजी क्या तुम अपने भाई चूसी का मजाक उड़ा रहे हो? किसी विदेशी को घर वापस लाने से किसी तरह का राक्षस पैदा हो सकता है। भाई चूसी अगर वह गोरी औरत होती तो वह ज्यादा सुंदर होती। निशियू मुस्कुराया और किंताओ के साथ मजाक किया। बाकी बातें मत करो जब हम फेनी पहुंचेंगे तो हम सामान किसे बेचेंगे? वांग येसु ने किंताओ से पूछा। जाहिर है हम इसे रूसियों को बेचेंगे। किंताओ ने कहा। वहां पहुंचने के बाद हम ठहरने के लिए एक होटल ढूंढेंगे। हम इसे 2 लोग 4 दिन का पासपोर्ट लेंगे और गेचिन जाकर खरीदार ढूंढेंगे। बाकी 2 सामान की देखभाल के लिए वहीं रुकेंगे। वहां पहुंचने पर जरूर बहुत सारे स्थानीय व्यापारी होंगे इसलिए हमें सावधान रहना होगा और सामान सीधे उन्हें नहीं सौंपना होगा। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के लोगों के लिए अपने ही लोगों को धोखा देना सबसे आसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी होना और सामग्रियों का व्यापार करना बहुत लाभदायक है लेकिन भारी मुनाफे के साथ साथ कई तरह की गड़बड़ियां भी होंगी। समय समय पर धोखा मिलता रहता है और ज्यादातर धोखेबाज अपने ही लोग होते हैं। जैसे हम मिन्जो गार्मेंट फैक्ट्री में हैं। निशियू ने कहा। शिव तुमने जो कहा वो गलत है। हम यहाँ मिन्जो गार्मेंट फैक्ट्री को उसकी मुश्किलों से उबारने के लिए हैं जबकि वे लोग अपने देशवासियों की जेबें खाली करने के लिए यहाँ हैं। वे ये जैसे कैसे हो सकते हैं? निशियू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी। हम चारों में से भाई चूसी गाड़ी चलाएगा और सामान की जांच करने के लिए जरूर पीछे रहेगा। भाई रूसियों के पास व्यापार पर चर्चा करने जाएगा इसलिए मुझे और अंकल वान में से किसी एक को पीछे रहना होगा। भाई मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। निशियू फिर से सोचने लगा। इस समय किंताओ भी थोड़ा शर्मिंदा था। गेचिन जाने के लिए सबसे जरूरी है मजबूत और स्वस्थ होना। एक तरफ आप काफी सामान ले जा सकते हैं और दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा करना भी आसान है। निशियू सिर्फ 14-15 साल की लड़की है। हालांकि उसका शरीर बड़ा हो गया है लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। अगर मैं उसे अपने साथ जाने दूं तो मुझे डर है कि उसे तकलीफ होगी और उसे भी ज्यादा डर है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। भाई तुमने शुरू में कहा था कि तुम मुझे दुनिया दिखाने ले जाओगे। अब तुम अपनी बात से तो पीछे नहीं हटोगे है ना? किंताओ को थोड़ा शर्मिंदा देखकर निशियू ने मुंह बनाया। ठीक है लेकिन हमें नुकसान हो सकता है। मुझे डर नहीं है। निशियू हंसा। पुनश्च पुरस्कार के लिए मेरे पुराने मित्र 599 एक्सेल को धन्यवाद तथा क्लिक संग्रह अनुशंसाओं और विभिन्न अनुरोधों के लिए मेरे सभी मित्रों को धन्यवाद। 9 अध्याय 9 वांजिया को बहुत चिंतित है। फेनी का सीमा व्यापार लंबे समय से फल फूल रहा है। 1988 से पहले केवल एक सरकारी स्वामित्व वाली सीमा व्यापार निगम थी जिसके पास विदेशी व्यापार करने का अधिकार था। बाद में इसका विस्तार 17 सरकारी कंपनियों तक हो गया और बाद में निजी व्यापार भी विकसित हुआ। फेनी की सड़कों और गलियों में आपको हर जगह आयात और निर्यात विभाग के बोर्ड वगैरह दिख जाएंगे। आप सड़क के सामने एक छोटे से घर से या फिर सिर्फ एक ब्रीफकेस से भी कंपनी शुरू कर सकते हैं। सड़कों पर सिर्फ चीनी लोग ही नहीं थे बल्कि सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले रूसी भी थे। जब डोंगफेन 140 भारी सांसों के साथ सीमावर्ती शहर में घुसी तो उसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाई चूसी क्या तुमने वो देखा? किंताओ ने कहा। पुराने माँ देश की ऐसी औरतें कोई बड़े होते हैं और वो बच्चे पैदा करने में भी माहिर होती है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो वो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा सकती है। निशियू ने उसे नीची नजर से देखा। दूसरों के बारे में इस तरह की कल्पनाएं घृणित थी। भले ही वह किंताओ को अपना भाई मानती थी फिर भी उसे लगा कि यह अच्छा नहीं है। अरे तुम तो मौत की तलाश में हो। तभी वांग येसु ने ब्रेक लगा दिए। किंताओ की नजरें तेज और हाथ तेज थे। उसने ग्लव बॉक्स पर लात मारी और साथ ही निशियू को भी पकड़ लिया। डोंगफेन 140 एक तेज ब्रेक की आवाज के साथ रुक गया। वांग येसु ने अपना सिर बाहर निकाला और गाली देते हुए कहा क्या तुम मौत की तलाश में हो? बॉस आप लोग दक्षिण से हैं ना? आप क्या सामान बेचना चाहते हैं? मैं संपर्क करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसने अपनी देर से कार रोकी वही नौजवान था लगभग किंताओ की ही उम्र का। उसने सिर हिलाकर और झुककर बहुत सम्मान से देखा। किंताओ अपने दिल में जानता था कि ऐसे लोगों का एक पेशेवर नाम होता है जिसे पैचवर्क कहा जाता है जिसका अर्थ है विभिन्न अंतरालों की तलाश करना। जिनके पास साधन थे वे बस फेनी और गेचिन के बीच आते जाते रहते और सामान का लेन देन करते। जिनके पास पूंजी नहीं थी वे रेलवे स्टेशनों और विभिन्न व्यापारिक कंपनियों के बीच भटकते जानकारी इकट्ठा करते और कमियों को दूर करते। वे अपनी वाकपटुता और अपने पैरों पर भरोसा करते थे जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता था और अगर वे मौका पाकर खूब पैसा कमा पाते तो और भी ज्यादा संतुष्टि मिलती। चूंकि इन पैचवर्क का कोई निश्चित स्थान नहीं होता इसलिए इनके ठगे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी कार की नंबर प्लेट दक्षिण की है और उसमें बैठे लोगों का लहजा दक्षिणी है तो आप और भी ज्यादा ठग हैं। किंताओ अपना सिर हिलाने ही वाले थे कि उनके पीछे से एक आवाज आई शर्ट जींस और स्कार्फ प्रत्येक के 10,000। किंताओ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अंकल वान आप इतने चिंतित क्यों हैं? अभी ब्रेक लगाने से वान जियांग को बहुत बेचैनी महसूस हुई। वो कार्गो बॉक्स पर आगे की ओर फिसला और कार्गो बॉक्स के सामने वाले खंभे पर जा गिरा। गनीमत रही कि उसके सिर के सामने एक स्कार्फ लिपटा हुआ था वरना उसके सिर पर जरूर एक बड़ा धमाका होता। जब वान जियांग ने नीचे लोगों को ये कहते सुना कि कोई रास्ता है तो वह बहुत खुश हुआ। चिल्लाते हुए वो पीछे से नीचे उतरा। ओह इन बातों के बारे में मैं आपको सरकारी स्वामित्व वाली बॉर्डर ट्रेड कॉर्पोरेशन के पास ले चलता हूँ। ये वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा आजकल निजी कंपनियां अविश्वसनीय होती हैं इसलिए सरकारी कंपनियां ज्यादा विश्वसनीय होती हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कीमत से संतुष्ट होंगे। मेरा अनुमान है कि यह कम से कम 3 लाख में बिक सकता है। ठीक है। वान जियांग ने तुरंत सिर हिलाया। जब मैं फैक्ट्री में था तो हर दिन परेशान रहता था। चाहे मैं कितने भी संपर्कों का इस्तेमाल करूं सामान नहीं बिक पा रहा था। पता चला कि मैं सही जगह नहीं ढूंढ रहा था। अब कोई सचमुच मेरे पास आया। 3 लाख युआन क्या बात है? वान जियांग के चेहरे पर खुशी थी मानो मिशन पूरा हो गया हो। किंताओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। चाचा वान। क्या वान जियांग ने यह नहीं सुना? अंकल वान। वान जियांग अभी भी उस युवक के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था। भाई चूची गाड़ी चलाओ। वांग येसु नहीं हिला। भाई चूसी ये 99% एक चाल है। किंताओ ने कहा मैं कारखाने में ड्राइवर हूं और मुझे डायरेक्टर वान की बात माननी पड़ती है। वांग येसु ने आंख भरी। ठीक है मैंने तुम लोगों को कनेक्ट कर दिया है इसलिए मेरा मिशन पूरा हो गया है। किंताओ ने कार का दरवाजा खोला। शिव चलो चलें। ओह निशियू थोड़ा उत्सुक था लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से कार से बाहर निकल गया। चाचा वान क्या आप सचमुच उसके साथ सौदा करना चाहते हैं? किंताओ वान जियांग के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। वान जियांग ने फिर मुड़कर कहा ताऊजी हम काफी देर से बाहर हैं चलो सामान बेचकर वापस जा सके। क्या आपको यकीन है? वान जियांग का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। यह मामला किंताओ के हाथ में था और अंतिम फैसला उन्हीं का था जो उचित नहीं था। हालांकि वो घर जाना चाहता था। ठीक है मैं समझ गया। शी और मैं जियांग लोग होटल जाएंगे। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मुझे ढूंढने के लिए जियांग लोग होटल आ जाना। किंताओ ने अपना सिर घुमाया। शी चलो ठीक है लेन देन पूरा होने के बाद हम आपको ढूंढने होटल जाएंगे और साथ में वापस आएंगे। नहीं हम ट्रेन से जाएंगे। अंकल वान आप दक्षिण से आए हैं और आपने बहुत लंबा सफर तय किया होगा। आपने कड़ी मेहनत की होगी। मैं आपको कंपनी में व्यापार के लिए ले जाऊंगा और फिर कुछ मौज मस्ती करने ले जाऊंगा। युवक अपनी हरकतें जारी रखता रहा। किंताओ और निशियू चले गए। भाई चूंकि वह झूठा है हमें उसे रोकना होगा। किंताओ ने सिर हिलाया। अंकल वान को देखो वे दशकों से यहाँ हैं और कुत्ते की तरह रहते हैं। उन्हें कुछ बातों ने बेवकूफ बना दिया। अगर वे एक बार भी बेवकूफ न बने होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि लोग कितने धोखेबाज होते हैं। दूसरे पक्ष की बात सीधी सादी थी। निजी मामले अविश्वसनीय होते हैं केवल सार्वजनिक मामले सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बात वान जियांग को बहुत प्रभावित कर गई खासकर 300,000 युआन की पेशकश जिसने उसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। इसके अलावा वान जियांग घर लौटने के लिए उत्सुक था और पैसा कमाने के लिए जल्दी से सामान बेचने को आतुर था इसलिए किंताओ उसे मना नहीं सका। बस उसे जाने दो और एक बार धोखा खाने दो ताकि वह विदेशी व्यापार करने की कठिनाइयों को समझ सके। उसे सबक सिखाओ और वह आज्ञाकारी हो जाएगा और मेरे कदम उठाने का इंतजार करेगा। इस तरह जब मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। निशियू खुशी से मुस्कुराया। अगर किंताओ निशियू को दूसरी तरफ ले जाना चाहता है तो उसे वान जियांग को रसद की निगरानी के लिए यही छोड़ना होगा। अगर किंताओ की अनुपस्थिति में वान जियांग को रसद बेच देता है तो किंताओ मुश्किल में पड़ जाएगा। भैया चलो एक ही कमरा ले लेते हैं। बाहर जाते समय हम बेतहाशा पैसा खर्च नहीं कर सकते। भाई वो व्यक्ति अंकल वान और अन्य लोगों को कैसे धोखा देगा? सबसे आसान तरीका है ऊपर और नीचे अलग-अलग कीमतों वाला एक फर्जी अनुबंध बनाना। कार्बन पेपर पर हस्ताक्षर करने के बाद वे कम कीमत वाले अनुबंध का पालन करेंगे। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। गलत चेक जारी करने जैसी चीजें भी हो सकती हैं। ज्यादा कठोर तरीका है कार जब्त कर लेना। किंताओ ने कहा आपको खुद ही कनेक्शन ढूंढने होंगे। अगर वे आपके पास आकर कहें कि वे आपको 3 लाख देंगे तो शायद यह घोटाला है। वह मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना होगा। दरअसल ये बच्चों का खेल है। विदेशी व्यापार करते समय सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि दूसरे पक्ष का कस्टम विभाग आपका माल जब्त कर लेगा। लाखों डॉलर का माल पल भर में उनके लिए मोटा मांस बन जाएगा। अगर कस्टम विभाग ने कोई लापरवाही बरती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस दांत पीसकर इसे स्वीकार कर सकता हूं। डोंगफेन 140 कस्बे की सड़क पर चलती रही। वांग येसु गाड़ी चला रहा था। युवक बीच में बैठा था और वान जियांग दाईं ओर। युवक ने कस्बे की स्थिति का परिचय दिया और बहुत मिलनसार लग रहा था। हालांकि उसने जो रास्ता बताया था वह धीरे-धीरे कस्बे के केंद्र से भटककर कस्बे के किनारे पर चला गया।
वांग येसु की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती गई। अध्याय 10 वांग येसु, मैं डर गया था। इससे पहले वांग येसु ने किंताओ के निर्देशों का पालन नहीं किया था क्योंकि वांग जियांगो ने पहले ही उसे बातें शुरू कर दी थी। आखिरकार वांग जियांगो फैक्ट्री का मालिक था। जहां तक किंताओ की बात है, उसने उन्हें धोखे से आने के लिए मजबूर किया था और वो पहले ही एक हफ्ते के लिए बाहर जा चुका था। इसलिए बेहतर था कि सामान जल्दी पहुंचाकर जल्दी घर चला जाए। लेकिन अब वांग येसु को एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है। इस छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक सरकारी सीमा व्यापार निगम होना चाहिए, लेकिन लगता है वह कस्बे से बाहर है। कोई समस्या है, कंपनी का गोदाम यही है। अंदर पहुंचते ही लाओबा से हमारी डील हो जाएगी और हम सीधे सामान उतार सकेंगे। कम से कम 3 लाख का सामान होगा और शायद हम थोड़ा और जोड़ सकते हैं। युवक ने समझाया, मानो उसे पता हो कि वांग येसु क्या सोच रहा है। फिर उसने पूछा, क्या आपकी कार में बैठे ये दोनों लोग भी आपकी कंपनी के हैं? नहीं, वे वांग जियांगो के शब्द पूरे होने से पहले ही वांग येसु बोल पड़ा, वे पर्यटन के लिए यहाँ लिफ्ट मांग रहे हैं। ओह, मैंने अभी उन्हें ज़ियांगलो होटल का जिक्र करते सुना। आप इस जगह से काफी परिचित लग रहे हैं। नहीं, वे भी यहाँ पहली बार आए हैं। उन्होंने शायद दूसरों से सुना होगा। वांग जियांगो का मूड अच्छा था। हमारे सामने एक बड़ा सा आंगन दिखाई दिया और दूर से हमें कई कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। यही है, युवक ने कहा, अगर आप गाड़ी चलाकर अंदर आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कोई सुरक्षित जगह नहीं है। लोग अक्सर गाड़ियों में सेंध लगाते हैं और सामान चुरा लेते हैं। रात में भी कुत्ते जरा सी आहट पर भौंकने लगते हैं। आंगन के सामने एक बड़ा सा खुला मैदान था। वांग येसु ने स्टीयरिंग व्हील दाईं ओर घुमाया और अंदर जाने की योजना बनाई। लेकिन जब कार का अगला हिस्सा गेट में घुसने ही वाला था, तो उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर घुमा दिया और एक्सीलेटर दबा दिया। नतीजा ये हुआ कि पीछे ट्रेलर वाली डोमफेन 140 ने एक चक्कर लगाया और वापस आ गई। इस बार कार में बैठे दोनों लोगों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डोमफेन 140 के मुड़ने के बाद उसने एक्सीलेटर बढ़ाना और गियर बदलना जारी रखा ताकि गाड़ी तेज हो जाए। वांग जियांगो अभी भी असमंजस में था और उस युवक ने जल्दी से अपनी कमर से एक स्विच निकाला और सीधे वांग येसु की गर्दन पर टांग दिया। चमकती चाकू की रोशनी वांग जियांगो की आंखों में चमक उठी। इस पल वांग जियांगो समझ गया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। झूसी, सावधान, वांग जियांगो ने कहा और युवक का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्विच ब्लेड वांग येसु की गर्दन से सिर्फ 1 दर्जन सेंटीमीटर की दूरी पर था। बिना सिर घुमाए वांग येसु ने टायर चेक करने के लिए लोहे की रॉड उठा ली थी। एक जोरदार धमाका हुआ, चिंगारियां उड़ी और स्विच ब्लेड उछलकर दूर जा गिरा। ये गर्मियों का मध्य था और कैप के ऊपर का रोशनदान खुला था, लेकिन स्विच ब्लेड वास्तव में कैप के ऊपर से उड़ गया था। अब युवक हक्का बक्का रह गया। वांग येसु ने उस युवक की तरफ देखा तक नहीं। वो लोहे की रॉड घुमाते हुए और युवक के सिर पर बात करते हुए गाड़ी चलाता रहा। युवक बीच में बैठा था और उसके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस अपनी बाहें फैलाकर उसे रोक सकता था। फिर एक क्लिक की आवाज के साथ उसकी बाहें नीचे झुक गईं। युवक तुरंत दर्द से चिल्लाया और वांग जियांगो वहीं स्तब्ध खड़ा था। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की गर्जना सुनाई दी और एक युवा ट्रक ने उसका पीछा किया। तुमने मुझे भगाने की हिम्मत की। वांग येसु ने रियरव्यू मिरर में देखा। जब मोटरसाइकिल उसके ट्रेलर के पास से गुजरी, तो उसने तेजी से बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार तेजी से बाईं ओर खिसक गई। मोटरसाइकिल के ब्रेक जोर से फटे, जमीन पर एक काला निशान पड़ गया। फिर भी वह बच नहीं पाई। पीछे वाली कार साइड कार से टकराई, जिससे धक्के जैसी आवाज हुई। मोटरसाइकिल पर सवार लोग डर के मारे चीख पड़े। डोमफेन 140 के चले जाने के बाद उन्होंने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। घमंडी लोग मूर्खों से डरते हैं और मूर्ख हताश लोगों से डरते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी युद्ध के मैदान में गया हूं और लोगों को मार डाला है। अगर तुमने फिर से मेरा पीछा करने की हिम्मत की तो सावधान रहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शहर में गाड़ी चलाने के बाद वांग येसु ने गुस्से से कहा और फिर गाड़ी रोक दी। टूटे हाथ वाला युवक रेंगकर कार से बाहर निकला। इस समय वांग जियांगो अभी भी डरा हुआ था। इन लोगों की क्रूर रूप को देखकर वांग जियांगो को पता था कि अगर वे अपनी कार को परिसर में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया तो वे निश्चित रूप से दूसरों की दया पर होंगे। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया था, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी अफरा-तफरी मचेगी। वांग जियांगो को बहुत अफसोस हुआ। उसने किंताओ की बात क्यों नहीं मानी और किसी आदमी पर भरोसा क्यों किया। डोमफेन 140 आगे बढ़ी, शहर का चक्कर लगाया और जियांगलो होटल पहुंच गई। जब कार जियांगलो होटल के आंगन में रुकी तो किंताओ और निशियो होटल की दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे देख रहे थे। भाई, जैसी उम्मीद थी वे यहाँ हैं। खैर, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, किंताओ ने कहा। उस समय भले ही किंताओ ने कहा हो कि दूसरा पक्ष झूठा है, वांग जियांगो उस पर विश्वास नहीं करता था। अब वांग जियांगो को सबक सीख लेना चाहिए था। खैर, किंताओ ने वांग येसु का हुनर देख लिया है। वो एक हाथ से ईंटें तोड़ सकता है, जो बहुत डरावना है। बुरी बात यह है कि अगर वह सामान पीछे छोड़ भी दे तो भी वह किंताओ के पास आ सकता है। जहां तक वांग जियांगो की बात है, उसे बहुत नुकसान हो सकता है। उस समय किंताओ को स्थानीय लोगों से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि वह पहली बार यहाँ आया था, फिर भी किंताओ इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि पिछले जन्म में वही प्रसिद्ध व्यापारी को जानता था और जानता था कि किसी भी समस्या से कैसे निपटा जाए। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी, जिससे किंताओ को बहुत परेशानी से बचा लिया गया। चलो चलकर देखते हैं। किंताओ ने निशियो को लिया और नीचे चला गया। ताओजी, तुम्हारे जाने के बाद मैं उलझन में पड़ गया था। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जब हम शहर से बाहर निकले तो मुझे और भी बुरा लगा। जब हम उस आंगन में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी सीमा व्यापार कंपनी का गोदाम है। ये बकवास था। मैं कई कंपनियों के पास गया हूं और उनका कोई भी गोदाम ऐसा नहीं दिखता था। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, दरवाजे पर कोई बुरा आदमी नहीं था और वे कुत्ते बहुत खूंखार थे। इसलिए मैंने झिझकते हुए स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उन्होंने तुरंत अपने चाकू निकाल लिए। जैसे ही वांग येसु कार से बाहर निकला, उसने किंताओ से कहा, ये वास्तव में रोमांचकारी था। मैं तो डर के मारे मर गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे डरे हुए थे, लेकिन वांग येसु के हाव-भाव को देखकर स्पष्ट था कि वे आत्मसंतुष्ट थे। वांग जियांगो का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। ठीक है, ताओजी, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। इस माल से भरे ट्रक पर नजर रखने के लिए किसी की जरूरत है। मैं ट्रक में ही रहूंगा। माल कैसे बेचना है, इस बारे में आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। कोई बात नहीं। सियांग होटल की सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। हमने पूरी यात्रा में उतार-चढ़ाव देखे हैं। आप अंदर जाकर आराम कर सकते हैं, नहा सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। अभी भी समय है। श्री और मैं दस्तावेज लेने जाएंगे। अगर यह एक साधारण पासपोर्ट है तो आवेदन प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इसमें लंबा समय लगता है। हालांकि फिर में सभी प्रक्रियाएं बहुत सरल हो जाएंगी, खासकर सबसे कम 4 दिनों में बनने वाला पासपोर्ट, जिसकी प्रक्रिया मौके पर ही पूरी हो सकती है। विपरीत शहर में घूमने के लिए 4 दिन का समय काफी है, लेकिन जैसे-जैसे वहां ज्यादा लोग सामान बेचने लगेंगे, ये 7 दिन का पासपोर्ट बन जाएगा। जब आप रूस के हृदय स्थल की ओर बढ़ते रहेंगे तो 1 महीने का अल्पकालिक पासपोर्ट भी बन जाएगा। पासपोर्ट के लिए आवेदन करना आसान है, लेकिन बेचने के लिए ट्रेन टिकट खरीदना आसान नहीं है। पीएस, मैं अनुशंसा करना शुरू कर रहा हूं। क्लिक अनुशंसाएं, मासिक टिकट, पुस्तक समीक्षा, पुरस्कार, सभी प्रकार के अनुरोध मांग रहा हूं। च 10/1311 0.76%। च 10/1311 0.76%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी सेवा की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR log.com 1.0.3। अध्याय 11 निकोला के दोस्त। भाई, अगर मैं न होता तो क्या हम ट्रेन में चल पाते? निशियो ने किंताओ की ओर देखा और उससे ध्यान से पूछा। किंताओ ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर हम उड़ भी गए तो भी हमें पीछे की ओर जाना होगा, जो काफी तकलीफदेह है। चलो अब एक अलग तरीका आजमाते हैं, जो काफी अच्छा भी है। यह एक कन्वर्टेबल कार है। किंताओ और निशियो उसमें बैठकर आसपास के नजारे साफ देख सकते हैं। उनके चेहरों पर हल्की हवा का झोंका बहुत सुकून देता है। हालांकि उनके पीछे से फुफकारने की आवाज आती है, जो मूड को थोड़ा खराब कर देती है। यह एक गधा है जो उल्टा बैठा है। पीछे का हिस्सा 28 इंच की साइकिल का पिछला हिस्सा है और आगे का हिस्सा एक 2 पहिया वाहन है। आम 3 पहिया साइकिल के विपरीत यह उल्टा है, इसलिए इसका नाम रिवर्स डोंकी है। फिर में ऐसे वाहन हर जगह देखे जा सकते हैं। वे दोनों ट्रेन में ठूस-ठूस कर नहीं चढ़े। सबके हाथ में सामान से भरे-भरे बैग थे और रेलवे बैलों के मानकों के अनुसार हर बैग का वजन लगभग 35 किलोग्राम था। निशियो की देखभाल करने के लिए किंताओ ने निशियो को ट्रेन के रवाना होने तक नहीं चलाया। इसलिए टिकट विक्रेता से ऊंची कीमत पर खरीदा गया उसका टिकट रद्द हो गया, जिससे निशियो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम जैसे बड़े बॉस को ट्रेन में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम बड़े बिजनेसमैन हो, पीछे वाले साइकिल सवार ने कहा। कस्टम पास करने के बाद दूसरी तरफ से तुम्हें एक लाडा सेडान मिल जाएगी। ये बहुत प्रभावशाली है और इसमें कुछ रूबल भी नहीं लगेंगे। अगर तुम रूबल बदलना चाहो तो मेरे पास कुछ है। शुक्रिया, पर नहीं। किंताओ ने दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। मैंने डरती थी, लेकिन अगर उसने इसे नकली नोट से बदलकर दूसरी तरफ खर्च कर दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हो सकता है कि वह इसे वापस न पा सके। इसमें बहुत सारी चालें शामिल हैं और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप जाल में फंस जाएंगे। हालांकि सीमा शुल्क से गुजरने के बाद किंताओ को अभी भी टैक्सी लेनी पड़ी ताकि वह अपनी पहचान दिखा सके। किंताओ ने सूट और टाई पहनी हुई थी। उसके बाल मुझसे पीछे की ओर खींचे हुए थे। उसके बाएं हाथ में मोबाइल और दाएं हाथ में ब्रीफकेस था। हालांकि सिग्नल नहीं था, फिर भी मोबाइल एक स्टेटस सिंबल था। निशियो ने किसी शहरी आदमी जैसा पहनावा पहना हुआ था। वे दोनों जाहिर तौर पर बड़े व्यापारी थे। माल ढूंढने के लिए ट्रेनों में ठूस-ठूस कर भरे जाने वाली कालाबाजारियों से बिल्कुल अलग। लाडा कार में बैठने के बाद किंताओ धाराप्रवाह रूसी बोलने लगा। व्लादिवोस्तोक तक। किंताओ के शब्दों ने ड्राइवर को तुरंत चौंका दिया। क्या यह आदमी सीमा पर काम करता है और वहां आमतौर पर जॉर्जिया या ज्यादा से ज्यादा उस जाने वाले लोगों को उठाता है? व्लादिवोस्तोक जाने वालों की बात करें तो वहां वास्तव में ऐसे कोई लोग नहीं है। व्लादिवोस्तोक प्रशांत बेड़े का मुख्यालय। किंताओ ने कहा, हमारे पास महत्वपूर्ण मामले हैं, जल्दी करो। 200 रूबल। ड्राइवर ने कहा, पहले भुगतान करो। सोवियत संघ के पतन के बाद, शॉक थेरेपी के बाद रूबल बेकार हो गया। इस युग में रूबल अभी भी बहुत मूल्यवान है और अमेरिकी डॉलर के साथ इसकी विनिमय दर मूल रूप से 1 से 1 है। 200 रूबल तो बहुत ऊंची कीमत है। यहां से व्लादिवोस्तोक तक कुल 183 किलोमीटर की दूरी है। मॉस्को द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार ये 0.1 रूबल प्रति किलोमीटर है, जो कि इस रूबल से कम है। अब मैं आपको 50 रूबल दूंगा, जिसे वापसी यात्रा के लिए आरक्षण माना जाएगा। इसके अलावा ये भी। किंताओ ने 50 रूबल और एक कमीज थमा दी। अगर यह आदमी अभी लालची है तो किंताओ को केजीबी को बुलाकर उसे डराना होगा।
सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई। ड्राइवर गाड़ी लेकर खुशी-खुशी चल पड़ा। तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या तुम किसी विशेष मिशन से लौट रहे हो? रास्ते भर ड्राइवर लगातार बातें करता रहा। किंताव ने गंभीर होने का नाटक किया। ये गोपनीय है, मैं आपको नहीं बता सकता। निशिव बहुत उत्साहित थी क्योंकि वो दोनों तरफ के दृश्यों को देख रही थी, इशारा कर रही थी और बात कर रही थी। भाई, यहाँ सभी छतें नुकीली क्यों हैं? यहाँ की जमीन इतनी उजाड़ है, कोई इस पर खेती क्यों नहीं करता? ये यात्रा सचमुच आनंददायक थी। किंताव ने उसके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया, मानो वो उसे किसी यात्रा पर ले जा रहा हो। दोपहर 3 बजे हम अंततः प्रशांत बेड़े के मुख्यालय व्लादिवोस्तोक पहुंचे। नमस्ते कॉमरेड, मैं चीफ ऑफ स्टाफ निकोलाई का दोस्त हूं। मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। किंताव ने कहा और 10 रूबल निकालकर संतरी के हाथ में थमा दिए। इसलिए संतरी ने तुरंत मुड़कर फोन किया। क्या चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ नहीं है? हाँ, मैं समझ गया। संतरी ने फोन रख दिया और कहा, चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ नहीं है, कृपया कल फिर आइए। कल किंताव थोड़ा चिंतित था। उसके पास सिर्फ 4 दिनों का अल्पकालिक पासपोर्ट था। अगर वह समय पर उस व्यक्ति से नहीं मिल पाया तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन ये एक सैन्य गढ़ है, अगर वो सीधे अंदर घुसने की हिम्मत करे तो संतरी के हाथ में बंदूक फायर होकर नहीं होगी। किंताव ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें घूम रही थी और फिर उसने सड़क के अंत में नुकीली छत वाली घर के किनारे लगे बिलबोर्ड को देखा। सीगल बार। किंताव को अच्छी तरह याद था कि पिछले जन्म में वो और निकोलाई अच्छे दोस्त बन गए थे। निकोलाई ने कई बार बताया था कि जब वो व्लादिवोस्तोक में चीफ ऑफ स्टाफ थे तो अक्सर सीगल बार में शराब पीने जाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि निकोलाई ने इस समय काम छोड़ दिया हो? किंताव ने निशियू को वापस लादा में ले लिया और सीधी बार की ओर चल दिया। लंबा निकोलस बार के सामने बैठा था। उसके हाथ में वोडका की एक बोतल थी। वो उसे गटक रहा था और एक ही सांस में आधी बोतल खत्म कर रहा था। जब उसने बोतल नीचे रखी तो उसने अपने बगल में 2 और चीनी लोगों को पाया। युवा और सुंदर किंताव उसके बगल में बैठे थे और निशियू आत्मविश्वास से किंताव के पीछे खड़ा था। नमस्ते निकोले, मेरे दोस्त, हम फिर मिलेंगे। कैसे हो? किंताव ने खुद को अपनी अच्छी किस्मत पर बधाई देते हुए धारप्रवाह रूसी भाषा में निकोले से कहा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? निकोलस बहुत उत्सुक था। उस समय बार में ज्यादा लोग नहीं थे और यह उसकी शराब की तलब में जाने का समय था। हालांकि उसने बहुत पी लिया था, फिर भी उसकी नजर अच्छी थी। क्या अब हम एक दूसरे को नहीं जानते? किंताव ने वोडका की एक बोतल उठाते हुए निकोलस को अपने सामने बैठाकर उसे खंताया, फिर अपनी गर्दन उठाई और पूरी बोतल गटक ली। उसके पीछे खड़ी निशियू ने आंखें चौड़ी कर ली। शराब पीना पानी पीने के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। निकोलस की आंखें चमक उठी। किंताव को इतना उदार देखकर उसने उसे अंगूठा दिखाया, फिर सिर उठाकर बची हुई आधी बोतल पी लिया। अरे मेरे दोस्त, मेरे पास 10,000 शर्ट, 10,000 जोड़ी जींस और 10,000 स्कार्फ हैं। किंताव ने कहा, क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? शर्ट, जींस, स्कार्फ, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अभी आपको सिर्फ पैसे दे सकता हूं और इन्हें बेचने के बाद चुका दूंगा। क्या आपको रूबल चाहिए? किंताव ने अपना सिर हिलाया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मूल्यवान मालूम चाहिए जिसे आपने जब्त कर लिया था। 11/1311 0.84%। 11/1311 0.84%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 मीडिया लैब। अध्याय 12 पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। पिछले जन्म में किंताव और निकोला अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रक्रिया बहुत सरल थी। उसने बस निकोला के साथ शराब पी और निकोला को नशे में धुत कर दिया। तब से वे अच्छे दोस्त बन गए। कभी-कभी मर्दों की दोस्ती इतनी ही साधारण होती है। निकोलस को उदार लोग पसंद हैं। किंताव आया और वोडका की एक बोतल पी ली, जिससे निकोलस को सचमुच प्यार हो गया। इसके अलावा उसके पास अच्छी चीजें भी थी जिनसे निकोलस को फायदा हो सकता था, इसलिए दोनों की अच्छी बनती थी। एक व्यापारी के रूप में किंताव स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय मार्ग अपनाता है। एक साधारण व्यापारी चीन से कुछ हल्के औद्योगिक उत्पाद लाता, उन्हें पैक करता और रेल द्वारा पहुंचाता। जब वे सड़क के उस पार बेचैन पहुंचते तो कोई उन्हें सीधे ले जाता। वो प्रति यात्रा 10,000 या 20,000 युआन कमा सकता था, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आखिरकार ये एक छोटा सा व्यवसाय ही था। बेचैन में विक्रेता केवल छोटे व्यापारी थे और वहां ज्यादा सामान नहीं लाया जा सकता था। वास्तव में बाद के समय में अधिक लोग अपना सामान सीधे बेचैन में लाते थे और सड़क पर दुकानें लगाते थे। मिंजो गार्मेंट फैक्ट्री में इतना सारा माल है कि उसे इन छोटे विक्रेताओं के जरिए पाना बहुत मुश्किल है। किंताव ने सीधे सैन्य रास्ता अपनाया। इस दौर के रूसी ऊपर से नीचे तक सेना समेत भ्रष्ट हो चुके हैं। सेना द्वारा अपने माध्यम से विदेशों से विभिन्न वस्तुओं की तस्करी करना सामान्य बात है और यहाँ तक कि सीमा शुल्क विभाग भी इसे रोकने का साहस नहीं कर पाता। यदि हम सुदूरपूर्व सैन्य क्षेत्र में किंताव के सबसे परिचित व्यक्ति की बात करें तो वह निश्चित रूप से उनके सामने निकोला है। वो निकोला को सामान बेचना चाहता था, लेकिन निकोला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किंताव को दूसरे पक्ष के लिए समस्याएं सुलझानी पड़ी। वे वस्तु विनिमय कर सकते थे। निकोलस के पास भले ही ज्यादा पैसा न हो, लेकिन उसके पास एक जहाज है। मोरियान मारू जापानी स्वामित्व वाला एक संयुक्त कंस्ट्रक्शन बेचा था। इस जहाज को द्वीपीय देश के पास काम करना था, लेकिन एक अंधेरी और तेज हवाओं वाली रात में ये रूसी व्लादिवोस्तोक के पास पहुंच गया। रूसियों द्वारा खोजे जाने के बाद इसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। रूसियों ने कहा कि यह जहाज एक जासूसी जहाज था और जापानियों ने चाहे कितनी भी कोशिश की, उन्होंने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जापानियों को जहाज पर सवार लोगों को चुराने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। बेशक द्वीपवासियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। 21वीं सदी तक द्वीपवासियों के आत्मरक्षा बलों द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आई थी। उस समय शिवचौ श्रेणी की पनडुब्बी, जिसे अभी सेवा में लगाया गया था, अपने शोर स्तर का परीक्षण करने के लिए रूसी प्रशांत बेड़े में गई थी। नतीजतन रूसियों को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन यह समुद्र तक पर कीचड़ में धंस गई। अगर यह पूरी शक्ति से पलट जाए तो शायद मुसीबत से बाहर निकलना संभव हो, लेकिन शोर रूसियों तक पहुंच जाएगा और पनडुब्बी खतरे में पड़ जाएगी। महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने बस एक रेजर का इस्तेमाल करके शिवचौ श्रेणी की पनडुब्बी को मुसीबत से बाहर निकाला। पनडुब्बी तो बच निकली, लेकिन मोरियान मारू को रूसियों ने प्रशांत बेड़े के अड्डे पर रोक दिया। हवा और धूप के संपर्क में आने से जहाज की सतह पर जंग लगने लगी। पलक झपकते ही कुछ साल बीत गए और रूसियों को लगने लगा कि जहाज बेकार हो गया है। हालांकि वे इसे खुलेआम नीलाम नहीं कर सकते थे। वे असहाय होकर देखते रहे कि जहाज धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है। अब किंताव आता है और निकोलस से ये कपड़े बदलने की पेशकश करता है। निकोला को क्या करना चाहिए? किंताव को विश्वास था कि निकोला उसे निराश नहीं करेगी। निकोलस की नजरें घूम गईं। उसने किंताव को देखा, फिर अपने पीछे खड़ी निशियू को। उसने किंताव की क्षमता का अंदाजा लगाया, फिर से हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि जहाज अब समुद्र में नहीं चल सकता, वरना हमें समझाने में असुविधा होगी। जाहिर है, हम इसे तोड़कर कबाड़ बना देंगे, किंताव ने कहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक युगपोत या कोई साधारण स्पीड बोट बेचकर हमें उस पानी से गुजरने में मदद कर सकते हैं। हम इसे किसी अंधेरी और तेज हवाओं वाली रात में चुपचाप ले जाएंगे। अगर द्वीपवासी इसके बारे में पूछेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह जंग खाकर समुद्र में डूब गया। ये बहाना तो काफी कमजोर है, लेकिन क्या जापानियों में इतना कहने की हिम्मत है? उन्हें चुनने का कोई अधिकार ही नहीं है। रूसी प्रशांत बेड़ा काफी शक्तिशाली है। अगर 2 विमान वहां पोत भेजे गए तो वे जापानियों को जरूर डराकर मार डालेंगे। निकोलस ने सिर हिलाया। किंताव ने मित्रतापूर्ण ढंग से अपना हाथ बढ़ाया। मैं आपके सुखद सहयोग की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में हमारे पास करने के लिए बहुत सारा व्यापार होगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अगले दिन भोर में किंताव निशियू को लेकर फिनिश यांगलो होटल वापस गए। जब उन्होंने वान जियांगो को डोनफेंग 140 की गाड़ी में लेटे और गहरी नींद में सोते हुए देखा तो किंताव बहुत संतुष्ट हुए। ये बात सच निकली कि हर असफलता आपको समझदार बनाती है। अंकल वान, अब हम सामान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी को सीमा तक ले चलो। कस्टम्स पास करने के बाद दूसरी तरफ से एक गाड़ी हमें लेने आएगी। किंताव चिल्लाया। खैर, रूसियों के साथ सीधे व्यापार करना वाकई एक अच्छा विचार है। वान जियांगो स्तब्ध होकर उठा और किंताव की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। इस तरह वह बिचौलिए से बच सकता था और निश्चित रूप से उसे ऊंची कीमत पर बेच भी सकता था। वैसे ताऊ जी, रूसियों ने हमें इस सामान के लिए कितना दिया? रूसी हमें पैसा नहीं देंगे। क्या? वान जियांगो को तुरंत होश आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें भुगतान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें भुगतान कैसे नहीं कर सकता? अंकल वान, इतना परेशान मत होइए। रूसी हमें पैसे नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने हमें एक नाम दी है। अगर हम नाव को अपने मिंजो शिपयार्ड में ले जाकर उसे तोड़कर कबाड़ के भाव बेच दें तो उसकी कीमत लाखों में हो सकती है। चिंता मत कीजिए, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम गवर्नमेंट फैक्ट्री को $1,00,000 दे सकते हैं और शिपयार्ड भी अपनी मेहनत की कमाई कमा सकता है। आप भी जानते हैं कि मैं कौन हूं। अगर यह सौदा बिगड़ गया तो मेरे पिता पैसे वापस कर देंगे। किंताव ने लोगों को मूर्ख बनाया। एक नाव ले आओ, उसे वापस ले जाओ, उसे तोड़ दो और कबाड़ के भाव बेच दो। इस समय वान जियांगो थोड़ा सा शंकित था। बेशक वान जियांगो को यह नहीं पता था कि यह कुछ ऐसा था जिसकी योजना किंताव ने बहुत पहले बना ली थी। अगर वे सिर्फ मिंजो गार्मेंट फैक्ट्री को ही कपड़े बेचते तो उन्हें बस एक उपयुक्त बिचौलिया ढूंढना पड़ता। लेकिन इससे किंताव को कैसे संतुष्टि मिलती? आखिरकार मिंजो शिपयार्ड का संकट पूरी तरह से सुलझा नहीं था। भले ही कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्पीडबोट की डिलीवरी पूरी हो गई हो, लेकिन इस सोमवेज द्वारा खोदे गए गड्ढे को ही भरेगा। शिपयार्ड के पास अभी भी विकास जारी रखने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसलिए किंताव की योजना ने एक ही तीर से 2 निशाने साधे। गार्मेंट फैक्ट्री के कपड़े बेचकर रूसियों को कबाड़ के जहाज दे दो, फिर जहाजों को वापस खरीदकर उन्हें कबाड़ में बदल दो। इस तरह गार्मेंट फैक्ट्री भी बचेगी और शिपयार्ड भी। जब तक कुछ जहाज टूटते रहेंगे, शिपयार्ड के पास विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त धन होगा। बेशक मोरियान मारू की पहली पसंद का भी एक और अहम महत्व है। इसके कुछ हिस्से बहुत ज्यादा मुनाफे वाले हैं, लाखों कम से कम, लाखों करोड़ों के लायक। मुझे जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी है। हम गाड़ी सीधे वहां ले जाएंगे, फिर उसे जहाज पर ला देंगे और जहाज के साथ वापस आएंगे। अंकल वान, आप और मैं रूसियों के पीछे पीछे जहाज लेने जाएंगे। हमें कुछ क्रू मेंबर्स भी रखने हैं। आपको समुद्री बीमारी तो नहीं होगी, है ना? किंताव ने वान जियांगो को ज्यादा कुछ नहीं समझाया। खैर, प्रक्रिया पूरी होने के बाद वान जियांगो को स्वाभाविक रूप से राहत मिली। जब सुबह का सूरज धरती पर चमक उठा तो डोनफेंग 140 आंदन छोड़कर सीमा की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे एक लाडा सेडान आ रही थी। चौथे भाई, ये कार है। इसका ड्राइवर बहुत बेरहम है। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। लाडा कार की पैसेंजर सीट पर हाथ पर पट्टी बांधे बैठे एक युवक ने कहा। पिछली सीट पर चौथा भाई नाम का आदमी अभी भी सिगरेट पी रहा था और बेरुखी से कार को देख रहा था। फिर उसने कहा, चलो उनका पीछा करते हैं और वहां पहुंचकर कार्रवाई करते हैं। और सेवन को खबर करो और कोई खरीदार ढूंढो। कार में बैठे लोगों को मार डालो और अंदर का सामान बेच दो। 12/1311 0.92%। 12/1311 0.92%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchinlab.com 1.0.313 अध्याय 13 पूर्वोत्तर में 1 कीड़ा। आजकल व्यापारी होना जोखिम भरा है। कभी-कभार लापता लोगों का होना इस व्यवसाय के खतरों का संकेत देता है। रूस की जंगलों की तो बात ही छोड़िए, राजधानी से मॉस्को जाने वाली रेलगाड़ी में भी गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि भारी मुनाफा होने के कारण अभी भी कई लोग बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपना लेंगे। इस बार औपचारिकताएं पूरी करने में काफी समय लगा। कार के रूसी क्षेत्र में पहुंचने में लगभग दोपहर हो गई थी। वांग येसु इस समय भी बहुत भावुक थे। मैं फिर से विदेश में गाड़ी चलाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। भाई चूसी, क्या आपने पहले कभी विदेश यात्रा की है? निशियो ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जब मैं सेना में था तो मैं अग्रिम मोर्चे पर रसद पहुंचाने के लिए कार चलाता था, इसलिए मैं विदेश चला गया। हालांकि वो यात्रा इतनी परेशानी भरी नहीं थी। वहां कोई कस्टम वगैरह नहीं था। हम सीधी गाड़ी चलाकर जा सकते थे। क्यों? निशियो बहुत प्यारी है। उसकी लंबी पत्ती झपक रही है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में नहीं जानती, क्योंकि हमारे टैंक पहले निकल गए। किंताओ ने किनारे से कहा, तो इस दुनिया में मुठ्ठियों का ही राज चलता है। जब किंताओ बोल रहा था तो उसने आदतन रिव्यू मिरर पर नजर डाली। कुछ गड़बड़ है। हमारे पीछे एक लादा सेडान क्यों है? वो हमारा पीछा कर रही है। ठीक है, ये हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन वांग येसु अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। एक यूरा ट्रक उसकी नजरों के सामने आ गया। कार अचानक किनारे की एक छोटी सी सड़क से आती हुई दिखाई दी और फिर सड़क के उस पार रुक गई, जिससे उनका एकमात्र रास्ता अवरुद्ध हो गया। अगर साइकिल होती तो वांग येसु शायद बगल से निकल जाता, लेकिन पीछे एक ट्रेलर था। अगर कार का अगला हिस्सा निकल भी जाता तो ट्रेलर शायद निकल न पाता, इसलिए वांग येसु बस ब्रेक लगा सकता था। आगे वाली यूरा सेडान से 3 लोग उतरे, सभी के हाथों में चमकदार चीजें थी। पीछे वाली यूरा सेडान भी रुकी और उसमें से कई लोग उतरे, जिनके हाथों में वही चीजें थी। उनमें से हाथ पर पट्टी बांधे हुए आदमी खास तौर पर आकर्षक लग रहा था। तुम लोग कमाल हो। उस युवक का बायां हाथ टूट गया था, लेकिन उसने अभी भी अपने दाहिने हाथ में स्लेट थाम रखा था। उसने स्याह का नुकीला सिरा कैप की ओर करके चिल्लाया, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जानबूझकर मरो। ये चौथा भाई है। वांग येसु की आंखें उदास थीं। पिछली बार उसने इस आदमी का हाथ तोड़ दिया था और उसे डर था कि वो बदला लेने आएगा, इसलिए वो जानवरों होटल में छिपा हुआ था और बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार पास में ही पुलिस स्टेशन था। इस बार सामान गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। कस्टम से गुजरने के बाद चिंता की कोई बात नहीं थी। किसने सोचा था कि ये लोग रुकेंगे और सचमुच यहाँ आएंगे? क्या तुम लोगों को मारोगे और सामान लूटोगे? किंताओ ने यात्री सीट पर बैठे हुए पूछा। उसकी आवाज शांत थी और डरने की कोई बात नहीं थी। ये सही है। ऐसी स्थिति में तो किंताओ अचानक रूसी भाषा में चिल्लाया, बचाओ, कोई हत्या कर रहा है। हत्या और डकैती। वो युवक सीमा व्यापार में लगा था और थोड़ी बहुत रूसी भाषा भी जानता था। जब उसने किंताओ को ये कहते सुना तो वो तुरंत हंस पड़ा। ये जंगल में है, यहाँ कोई नहीं आता। ये कहकर वह अचानक रुक गया और उसके हाथ में जो चमकीली चीज थी वो झटके से जमीन पर गिर पड़ी। उसने आंखों में डरे हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। बाकी भाई भी आज्ञाकारी भाव से अपने हाथ ऊपर उठाकर हाथ पकड़े हुए थे। स्थिति को बिगड़ता देख चौथा भाई यूरा की गाड़ी की ओर दौड़ा। बूम बूम बूम, यह आवाज डोमफेन 140 कार के अंदर से आई थी। चौथा भाई जल्दी से लेट गया। उसकी खोपड़ी दर्द से जल रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हाँ, तुम अपने आप को पूर्वोत्तर ड्रैगन कह रहे हो, लेकिन तुम एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं हो। किंताओ ने उपहास किया। अगर सामान सिर्फ गीजा तक पहुंचाया जाता तो उसे कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वह गीजा से व्लादिवोस्तोक तक गाड़ी से जाता तो रास्ता बहुत लंबा होता और दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती। किंताओ ने निकोला से कहा कि वह 2 सिपाही कस्टम्स पर उसका इंतजार करने के लिए भेज दे। गाड़ी कस्टम से गुजरने के बाद वह सीधी कार्गो बॉक्स में चढ़ गया और उस पर लेकर झपकी ले ली। वास्तव में ऐसी व्यवस्था मुख्य रूप से कुछ लालची लोगों से बचाव के लिए की जाती है, जो किसी भी बहाने से उसकी मां से भरे ट्रक को जब्त कर सकते हैं और उसे उसके सारे पैसे गवा सकते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास की पुलिस भी वहां पहुंच गई और लाओसी और उनके समूह को पुलिस ने तुरंत वहां से हटा दिया। डोमफेन 140 अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और आधी रात को व्लादिवोस्तोक पहुंच गया। गाड़ी पर माल लादा गया और किंताओ और उनका दल मोरियान मारू जहाज पर सवार हो गए। जब जहाज रवाना हुआ तो वांग जियांगो अभी भी हैरान था। क्या यही है? रास्ते में उसने जो देखा और सुना उससे उसकी क्षितिज का विस्तार हुआ। किंताओ की योग्यताएं भी पूरी तरह से प्रमाणित हो गई। वांग जियांगो ने भावुक होकर किंताओ से कहा, हमारी लौटने के बाद कारखाने का सारा सामान तुम्हें सौंप दिया जाएगा। ये डोमफेन 140 भी अस्थायी रूप से तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ताओसी, ये जहाज बहुत अजीब है। इसमें इतने सारे पाइप क्यों हैं? वांग येसु ने उत्सुकता से पूछा। मिंजो में एक शिपयार्ड है और वांग येसु ने तरह-तरह के जहाज देखे हैं। उसके सामने जो जहाज है वो उसने पहली बार देखा है। पाइप इतने घने हैं कि उसके डोमफेन 140 को रखने की जगह नहीं है। आखिरकार उसे पुल के ऊपर तक उठा दिया गया, जो बहुत अजीब लग रहा था। यह एक विशेष ऑपरेशन पोत है जिसका उपयोग ड्रेजिंग के लिए किया जाता है। ड्रेज, वांग येसु अभी भी हैरान था। क्या जमीन काफी नहीं है? वे पानी से कीचड़ क्यों निकाल रहे हैं? कई नदी नाले अवरुद्ध हैं और इस चीज की जरूरत है। वांग जियांगो, जो काफी जानकार थे, ने कहा, मुझे याद है कि पहले हमने एक सेकंड हैंड ड्रेज आयात करने में 4 टन सोना खर्च किया था। क्या? निशियो भी दंग रह गया। हाँ, बोहाई सागर के प्रवेश द्वार पर चैनल में गाद को कम करने के लिए 1966 में चीन संचार निर्माण तियानजिन नेविगेशन ब्यूरो ने 1.7 मिलियन पाउंड की लागत से नीदरलैंड से एक सेकंड हैंड स्वचालित ट्रेन सेक्शन ड्रेज आयात किया, जो 4 टन सोने के बराबर था। ये पर्याप्त नहीं था। 1985 में चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तियानजिन पोर्ट ने यांगजी नदी के जलमार्ग की खुदाई के लिए एक विदेशी देश से एक बड़ा सक्शन ड्रेज आयात किया। पहला छोटा है, दूसरा मध्यम आकार का है, लेकिन बड़ा नहीं है क्योंकि अधिक महंगा है। वर्ष 2003 तक चीन ने नीदरलैंड से 8000 किलोवाट क्षमता वाला एक बड़ा सक्शन ड्रेजर खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। ड्रेजर का इस्तेमाल न केवल नदियों की सफाई के लिए बल्कि भूमि पुनर्ग्रहण के लिए भी किया जाता है। इसलिए नीदरलैंड और छोटे भूभाग वाले द्वीपीय देशों ने इन ड्रेजर की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। जहां तक चीन की बात है, रोटी होगी, सब कुछ होगा। 14 अध्याय 14 ड्रेजर। तो क्या हम इस नाव की मरम्मत कर सकते हैं और वापस आने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? निशियो ने कहा, बिल्कुल नहीं। किंताओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उत्तर दिया, इसकी मरम्मत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्वयं उपयोग करते हैं तो जापानी निश्चित रूप से विरोध करेंगे। रूसियों का सामना करते समय वे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन चीन का सामना करते समय जो एक छोटे सफेद खरगोश की तरह है, वे शत्रु को अपनाने का साहस करते हैं। इसे वापस खरीदने के बाद इसे तोड़कर स्क्रैप धातु में बदलकर स्टील बनाने वाली भट्टी में डालना होगा। इस तरह इसे रूसियों को चोरी का माल बेचने के समान माना जा सकता है। कि एक क्षण की बात है, इसमें इतना अफसोस की क्या बात है? हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि मूल चीज को बदलकर नया बनाओ। हमें बस उसमें थोड़ा बदलाव करना है ताकि जापानी उसे पहचान न सके। सुनहरी धूप में पूर्व में पानी की सतह को लाल रंग में रंग दिया और पूरा मिंजो शिपयार्ड सुबह की सूरज में नहाया हुआ था। 2000 टन का डॉक नंबर 1 और 5000 टन का डॉक नंबर 2 मिंजो शिपयार्ड की पूरी ताकत को दर्शाता था। अब दोनों डॉक खाली हैं और कई एंट्री ट्रेन और टावर ट्रेन का संचालन बंद हो गया है। हवा और धूप के संपर्क में आने से कुछ जगहों पर जंग लगने लगी है। सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है जिससे उनकी परछाई बहुत लंबी हो जाती है। इन छायाओं के बीच कुछ शिपयार्ड कर्मचारी दिखाई दिए। वे अपने सिर पर रतन की सुरक्षा हेलमेट और काम के कपड़े पहनते हैं। उनके लिए पिछले कुछ दशकों में हर दिन इस समय से सुबह पर काम पर आना एक आदत बन गई है। लेकिन अब वे केवल खुली जगह पर बैठ सकते हैं और खाली बोरी को घूर सकते हैं। यदि हमारे निदेशक ने कारखाने का नेतृत्व शुरू से ही किया होता तो ये कभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचती। हाँ, उस सोमवेज ने शुरू से ही सुधारों की बात शुरू कर दी, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। अगर उस पैसे का इस्तेमाल जहाज निर्माण जारी रखने के लिए किया जाता तो डायरेक्टर किन के बाद सफेद हो गए हैं। उन्होंने हमारी फैक्ट्री के लिए अथक परिश्रम किया है। उनके बेटे किंताओ भी काफी काबिल हैं। उन्होंने कस्टम्स की तस्वीर और स्पीड बोट्स को सफलतापूर्वक बेचकर बैंक का घाटा पूरा किया। वरना हमें फैक्ट्री के उपकरण बेचने पड़ते। हाँ, लेकिन हमारे पास स्पीड बोट बनाने के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वरना कस्टम्स का रास्ता एक अच्छा विकल्प होगा। देश भर में बहुत सारे कस्टम्स ऑफिस हैं और अगर उनमें से हर एक सिर्फ 2 स्पीड बोट का ऑर्डर भी दे तो भी हमारे शिपयार्ड के विकास के लिए काफी होगा। मैंने हाल ही में किंताओ को नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि वो कहां गया। क्या वह हमारे लिए व्यवसाय से संपर्क करने गया था? बिल्कुल, वो कॉलेज ग्रेजुएट है, एक योग्य व्यक्ति है। जब तक वह हमारी फैक्ट्री में रहेगा वह निश्चित रूप से डायरेक्टर किंग का काम संभाल सकेगा। चर्चा के बीच में ही किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो दूर से वह नाव हमारी ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। ये नाव अजीब है, इसके आगे के भाग पर बड़ा पाइप क्यों है? वहां कोई झंडा नहीं फहराया गया और मुझे नहीं पता कि यह कहां से आया। यह आवाज वाकई बहुत तीखी है। अगर मैंने सही सुना है तो यह कम से कम 2000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला एक मित्सुबिशी मरीन इंजन होना चाहिए। कुछ साल पहले हमारे कारखाने में बनी बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव में ऐसा ही इंजन इस्तेमाल होता था। उस समय वो सचमुच मिंजो शिपयार्ड का स्वर्णिम काल था। अब कितना अफसोस की बात है, अजीब बात है, वो जहाज हमारी ओर आ रहा है। उन्होंने देखा कि जहाज सीधे मिंजो शिपयार्ड की खाली बोगी की ओर बढ़ रहा था और तभी आगे के भाग से एक आवाज गूंजी, अरे मालिको, काम आ रहा है, डॉक नंबर 2 का ताला खोलो और हमारे जहाज को रवाना होने दो। क्या व्यापार आ रहा है? उन्होंने उस विचित्र ढंग से बने जहाज को देखा और फिर उस पर खड़े लोगों को देखा। क्या ये किंताओ था, डायरेक्टर किंग का बेटा, जिसने स्पीडबोट की समस्या सुझाने में उनकी मदद की थी और फिर गायब हो गया? ये सही है, ये वही है। जल्दी करो, ताले खोलो, ये जहाज की मरम्मत का काम है। झाओ चांगशुई तेजी से दौड़ा और विशाल ताला खींच लिया। कुछ सालों की खामोशी के बाद गोदी में फिर से चहचहा शुरू हो गई। जहाज की गति धीमी हुई। उसने गोदी की ओर लक्ष्य साधा, धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और सही स्थिति में आ गया। ताले बंद करो, गोदी में पानी छोड़ दो और सभी नावों को बाहर निकाल दो। किंताओ ने आगे से निर्देश देना जारी रखा, सब लोग मचान लगाने की तैयारी करो। हमें काम पर लग जाना है। अंकल वान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए कुछ इंतजाम कीजिए। मैंने पूर्वोत्तर से इन क्रू मेंबर्स को बुलाया है। इनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इन्हें आने जाने का खर्च दीजिए और इन्हें वापस भेज दीजिए। सफेद बालों वाला किंबाउशान जब दफ्तर से सुबह की ओर दौड़ा तो उसने देखा कि गोदी का पानी निकाल दिया गया था और जहाज के नीचे मचान बना दिया गया था। वहाँ एक 200 मजदूर काम पर लगे हुए थे, जिनमें कुछ मूल दफ्तर के कर्मचारी भी शामिल थे। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही मचान भी तेजी से आकार ले रहा है। यहाँ नीचे उतरो, तुम छोटे कमीने। किंबाउशान ने किंताओ की ओर देखा, जो श्रमिकों को काम करने के लिए निर्देश देने में व्यस्त था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। सब लोग और मेहनत करो और आज ही मचान लगाने की कोशिश करो ताकि हम कल जहाज को तोड़ना शुरू कर सकें। किंताओ ने कुशलता से मचान से नीचे उतरते हुए सबका अभिवादन किया। उसे सुरक्षा रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ी, जिससे किंबाउशान डर के मारे कांप था।
बताओ क्या हो रहा है? तुम इतने समय से कहाँ थे? बूढ़े आदमी, ये हमारे शिपयार्ड की आशा है। इसके साथ हमारा शिपयार्ड। बकवास। मुझे भविष्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश मत करो। बताओ ये जहाज कैसे बना? पिछले कुछ वर्षों में देश भर की नदियां गाद जमा होने से ग्रस्त हो गई हैं, जिससे कई खतरनाक स्थितियां पैदा हो गई हैं। विशेष रूप से येलो रिवर कंजर्वेसी विभाग को एक ड्रेजर की तत्काल आवश्यकता है। कई अन्य बंदरगाह भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हे वृद्ध, आप इस बारे में जानते हैं? क्या ये ड्रेजर है? किन बावशान आखिरकार शांत हो गया। किन ताऊ पिछले कुछ दिनों से बिना किसी सुराग के गायब था और निशिव भी गायब हो गया था। किन बावशान बहुत चिंतित था। आज उसने अपने बेटे को एक नाव के साथ लौटते देखा और उसे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि उसे वो नाव कहां से मिली। मिंजो गार्मेंट फैक्ट्री में किंताओ के काम के बारे में जानकर वो और भी ज्यादा नाखुश हो गया। किन बावशान हमेशा से एक ईमानदार इंसान रहे हैं। अब जब वे बुढ़े हो गए हैं तो क्या वे बुढ़ापे में अपनी ईमानदारी खो देंगे? इस समय तक किन बावशान को ये पता नहीं चला था कि यह एक ड्रेजर था। बिल्कुल सही, हमें बस इंजन और कंबाइंड विंच उपकरण को अलग करके अपने बनाए हुए पतवार पर लगाना है। हम इसे कम से कम 5 करोड़ में बेच सकते हैं। किन ताऊ ने कहा, अगर आपकी भूख ज्यादा है तो 10 करोड़ भी ठीक है। किन ताऊ ने अपनी आवाज धीमी कर दी क्योंकि इस तरह की बात को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। पहले आपको इस जहाज की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहिए। हम स्पष्ट तरीकों से पैसा नहीं कमा सकते। किन बावशान ने कहा, ठीक है निर्देशक किन, उत्साहित मत होइए। किन ताऊ ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको समझाता हूं। डोंट फैन 140 को पुल के ऊपर से नीचे उतारा गया। वान जियांगो ने आकर देखा कि किन बावशान बहुत उत्साहित है, इसलिए उसने जल्दी से उसे समझाया। जब वहां मौजूद एक व्यक्ति वान जियांगो पूरी कहानी सुना रहा था तो किन बावशान वहीं जाकर बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, अरे कमीने, तुम सच में नियमों का पालन नहीं करते। तुम्हारा इरादा तो नहीं था, लेकिन क्या तुम गार्मेंट फैक्ट्री वालों को पहले ही यह बात नहीं समझा सकते थे? तुमने इतना समय लगा दिया और घर पर फोन भी नहीं किया। तुम्हें पता नहीं कि वे कितने परेशान हैं। तुम्हें वो मोबाइल फोन कहां से मिला? कमीने, तुम घर से सारे पैसे ले गए। मैं तो पुलिस को फोन करने ही वाला था, पता नहीं। 14 बटा 1311 1.07%। 14 बटा 1311 1.07%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजन lab.com 15 अध्याय 15 बेटा वापस आ गया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या आप मुझे गारंटी देंगे? हमारा शिपयार्ड बहुत बुरी हालत में है। अगर आप मुझे गारंटी भी दें तो क्या गारमेंट फैक्ट्री मुझे शर्ट, जींस और स्कार्फ देगी? किन ताऊ को बहुत देख हुआ। और हां, हमारी बचत में ज्यादा पैसे नहीं है और वो भी बस हमारे आने जाने के खर्चे के लिए ही काफी है। हम मोबाइल फोन कैसे खरीदेंगे? मैंने उसे लकड़ी से तराश कर बनाया है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ये सौदा हो जाए तो हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे। फिर 2 फोन लेना कोई समस्या नहीं होगी। डायरेक्टर किन, कृपया ताऊ को दोष न दें। जहाज के टूटने और बिकने तक इंतजार करें और फिर हमारी गारमेंट फैक्ट्री को 300,000 दे दें। इससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। वान जियांगो ने कहा, चीफ वान, हम 100,000 पर सहमत हुए हैं। किन ताऊ ने तुरंत वान जियांगो की बात को खारिज कर दिया, जिसने अभी उसके बारे में अच्छी बातें कही थी। मैंने अभी सुना है कि आपने हमें करोड़ों या यहां तक कि करोड़ दिए हैं। बस हमारी गारमेंट फैक्ट्री को 3 लाख दे दीजिए और हमें उसका फायदा उठाने दीजिए। हमारी गारमेंट फैक्ट्री में हर कोई आपकी इस महान कृपा के लिए जरूर आभारी होगा। वान जियांगो का चेहरा उतर गया और उन्होंने बेशर्मी से एक अनुरोध किया। फिर उन्होंने किन बावशान की ओर देखा। निर्देशक किन, आप क्या सोचते हैं? किन बावशान ने आंख भरी। उसने एक नई जिंदगी जी थी, फिर ऐसे बेटे को कैसे जन्म दे सकता था? खैर, ये कमीना तो बस शिपयार्ड में काम छोड़कर बड़े शहर में रहने की जिद कर रहा था। फैक्ट्री की मदद करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब जब वह ऐसा कर सका तो किन बावशान को सचमुच राहत मिली। ये कमीना आखिरकार बड़ा हो गया। हालांकि तरीका थोड़ा ज्यादा है पर नेक नीति से अपनाया है और नतीजे भी अच्छे ही हैं। अब शिपयार्ड को कुछ करना होगा। इस जहाज को तोड़ने और पर्याप्त धन मिलने के बाद शिपयार्ड पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। वे देश को नदी की सफाई में भी मदद कर सकते हैं और गारमेंट फैक्ट्री का भुगतान भी कर सकते हैं। इस व्यवसाय को ठुकराया नहीं जा सकता। मैं जल विभाग से बातचीत करूंगा, लेकिन 5 करोड़ बहुत ज्यादा है। हम बेईमानी से पैसा नहीं कमा सकते। 1 करोड़ से ज्यादा काफी है। गारमेंट फैक्ट्री को 3 लाख देना भी वाजिब है। किन बावशान ने कहा, फिलहाल चलो गारमेंट फैक्ट्री चलते हैं और उन्हें सब कुछ समझा देते हैं। 3 लाख युआन का भुगतान जहाज के टूटने के बाद ही हो सकता है और इसमें कुछ दिन लगेंगे। कमीने, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गारमेंट फैक्ट्री में तुम्हारी मां की इस हरकत के लिए आलोचना होगी? मैं भी जा रही हूं। निशिव डोंट फैन 140 की कैब में बैठी, अपना सिर बाहर निकाला और यहां के लोगों को चिल्लाकर कहा, मिंजो परिधान फैक्ट्री उत्पादन कार्यशाला, निर्देशक ताऊ, वेतन कब मिलेगा? हां, हर किसी को अपने माता-पिता और बच्चों का भरण पोषण करना होता है और वे जीविका चलाने के लिए अपनी मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। हां, हम इसे कैसे खींच सकते हैं? कपड़ा कारखाने में एक नया झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन मजदूरी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार वान जियांगो खिसक गया और सभी की निगाहें कार्यशाला निर्देशक काओ यूरो पर केंद्रित हो गई। सब लोग शांत हो जाओ। फैक्ट्री इस समय समस्या का समाधान करने में लगी हुई है। जल्दी सभी बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। काओ यूरो ने वर्कशॉप के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर मौजूद लोगों से कहा, हम कितना कम समय होता है? शिपयार्ड में डायरेक्टर और कैशियर पैसे लेकर भाग गए। क्या हमारी गारमेंट फैक्ट्री में भी यही होगा? सेक्शन चीफ वान भाग गया। वो कहां गया? ये सही है। ऐसा मत सोचो कि सबको पता नहीं है। हुआटी का बड़ा बॉस किन ताऊ, जो उस दिन कारखाने से सामान लेने आया था, आपका बेटा है ना? डायरेक्टर ताऊ, मुझे बताओ आपका बेटा सामान कहां ले गया? क्या वह भाग गया? और वो महिला सचिव जिसे वह अपने साथ लाया था, वह आपकी फैक्ट्री की लोमड़ी की बेटी है ना? पांच जिन्मा, एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाली एक हकीकत औरत थी जो हमेशा से ही गुंडे करती आई थी। उसने उस दिन किन ताऊ और निशियू को बॉस का रूप धारण करते देखा था। वो एक चुगलखोर औरत थी और उसने काओ यूरो के बेटे किन ताऊ के बारे में भी सोचा था। उसे ये भी पता चल गया था कि किन ताऊ शिपयार्ड से गायब हो गया है। निशियू भी गायब हो गई थी, कहने की जरूरत नहीं। शक्तिशाली लोग कारखाने के उत्पादों को पुनः बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि हम में से बाकी लोग भूखे मरने के लायक हैं। बहनों आओ, पहले हम अपना गुस्सा निकाल लें। जैसे ही वह बोल रही थी, पांच जिन्मा ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और अपने आसपास की महिला कार्यकर्ताओं को काओ यूरो पर हमला करने के लिए उकसाया। काओ यूरो ने आंखें बंद कर ली और वहीं स्थिर खड़ी रही। वो आदमी असल में उसका बेटा किन ताऊ था। हालांकि वान जियांगो ने वापस फोन करके बताया था कि किन ताऊ बिक्री में मदद कर रहा है, लेकिन इतने लंबे समय से कोई खबर नहीं मिली थी। इस समय काओ यूरो ने 2 तीखी थप्पड़ की आवाजें सुनी, जो निश्चित रूप से चेहरे पर एक थप्पड़ थी, जिसके बाद एक चीख सुनाई दी। मेरे चेहरे पर चोट नहीं लगी, किसे लगी? काओ यूरो ने आंखें खोली और देखा कि पांच जिन्मा जमीन पर बैठी है, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक रही है। उसके गाल उभरे हुए थे। साफ जाहिर था कि उसे पीटने वाले ने कोई दया नहीं दिखाई थी। उसे किसने मारा? जब काओ यूरो पलटकर उसके पास आई तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ताऊजी, तुम जो व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ वो किन ताऊ था, जिसके बारे में वह दिन रात सोचती रहती थी। धिक्कार है, बदबूदार औरतों के झुंड, तुमने मेरी मां पर हमला करने की हिम्मत की। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन ताऊ के शब्द बेहद क्रूर थे और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। वो जिस किसी को भी देखता उनके दिल कांप उठते। वे पहले काओ यूरो के सामने थे और अब वे कई कदम पीछे हट गए, पांच जिन्मा को आगे छोड़कर। बहनों डरो मत, किन ताऊ झूठा है, फैक्ट्री का सामान बेच रहा है। वो ठीक समय पर वापस आ गया है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। और वो बदबूदार कुतिया भी यहाँ है, तो चलो मिलकर गिरफ्तार हो जाएं। निशियू का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। बकवास, किसने कहा कि मैं झूठा हूं? किन ताऊ ने कहा, क्या पुलिस ने मेरे लिए देशव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? अगर मैं सच में झूठा भी हूं तो इसका मेरी मां से क्या लेना देना? धिक्कार है, साले, मुझे दूसरों को धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरी मां को धमका रहा है। अगर तू ऐसी ही गंदी बातें करता रहा और मेरे आसपास के लोगों को बेइज्जत करता रहा तो मैं इसे फाड़ दूंगा। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम लोगों के गंदे विचारों से वाकिफ नहीं हूं। पांच जिन्मा, तुम हमेशा से वर्कशॉप डायरेक्टर बनना चाहते थे। 5 साल पहले जब से मेरी मां डायरेक्टर बनी है, तुम मेरी पीठ पीछे गपशप और बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। मेरी मां बहुत उदार थी और तुम्हें परेशान नहीं करती थी, लेकिन तुम असल में मेरा फायदा उठा रहे हो, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी मां को धमकाना आसान है? अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन ताऊ इतना क्रूर था कि वहां मौजूद सभी लोगों के पूरे शरीर कांप रहे थे। इस समय उन्हें लग रहा था कि किन ताऊ निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। आमतौर पर फैक्ट्री तुम्हें मजदूरी देती है, लेकिन तुम शिकायत करते हो कि यह बहुत कम है। तुम कई बार वेतन वृद्धि और भत्ते की मांग करते हुए मुसीबत खड़ी कर चुके हो। जब फैक्ट्री को अच्छे भत्ते मिलते थे तब तुम कुछ नहीं कहते थे। अब जब फैक्ट्री मुश्किल में है तो तुम सामान बेचने में मदद करने के बारे में सोचते भी नहीं। सोचे तुम अपने आसपास के लोगों को धमकाते हो। तुम बहुत घमंडी हो। क्या अभी तुम्हें थोड़ी हिम्मत है? ओह, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है। पांच जिन्मा जमीन पर लौट गया और फुट-फुट कर रोने लगा। अगर वो प्रतिद्वंदी को हरा सकती है तो वह हर तरह की हरकतें अपनाते हुए उस पर टूट पड़ेगी, चाहे वह करना हो, खरोंच हो, चुटकी काटना हो या तोड़ना हो। संक्षेप में, एक बार शुरू होने के बाद वो कोई दया नहीं दिखाएगी। अगर वो प्रतिद्वंदी को नहीं हरा सकती तो वह उसे आकर बिगड़े बच्चे की तरह व्यवहार करेगी। 16 अध्याय 16, आप क्या कहते हैं? दिल खोलकर रो। मां, सब लोग सुनो। हुआन जिन्मा ने एक मजदूर के तौर पर फैक्ट्री के नियमों का उल्लंघन किया, अपने आसपास के लोगों को परेशान करने के लिए उकसाया और अपने सीधे सुपरवाइजर पर हमला किया। अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। काओ यूरो ने कुछ नहीं कहा, बस बगल से देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए नहीं कि उसे धमकाया गया था, बल्कि इसलिए कि वह इस बात से बहुत प्रभावित थी कि उसका बेटा आखिरकार बड़ा हो गया था। निकाल दिया? क्यों? पांच जिन्मा, जो अभी जमीन पर लेटी रो रही थी, रोना बंद करके बैठ गई और किन ताऊ की ओर उंगली उठाते हुए बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो तुम्हें फैक्ट्री डायरेक्टर बनना होगा। क्या हो रहा है? इतना शोर है, ये कैसी बातें हो रही हैं? तभी पीछे गलियारे से एक आवाज आई। झाओ गुओरोंग फैक्ट्री के कुछ नेताओं के साथ आया। उसके पीछे किन बावशान भी था। कपड़ा कारखाने में प्रवेश करने के बाद किन बावशान और वान जियांगो झाओ गुओरोंग को खोजने निकल पड़े। किन ताऊ ने शियू को उसकी मां को ढूंढने के लिए साथ ले गए। किसने सोचा होगा कि वे इस घटना का सामना करेंगे? यहाँ शोरगुल होने की खबर सुनकर झाओ गुओरोंग जल्दी से वहां पहुंचे। डायरेक्टर झाओ, झूठा किन ताऊ और वो कुतिया वापस आ गए हैं। पुलिस को बुलाओ और उन्हें गिरफ्तार करो। पापा, किन ताऊ ने पांच जिन्मा को 2 और थप्पड़ मारे। उसके पीछे खड़ी निशियू से रहा नहीं गया और उसने अपनी ऊंची एड़ियों से पांच जिन्मा की पिंडी पर पैर रख दिया।
एक क्षण में पांजिन्वा चीख पड़ा, वे मुझे पीट रहे हैं, वे मुझे पीट रहे हैं, डायरेक्टर झाओ, वे मुझे आपके सामने ही पीट रहे हैं, आपको कमान संभालनी होगी। किसने कहा कि किंताओ झूठा है? झाओ गुओ ने कहा, किंताओ हमारी फैक्ट्री में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, हम जल्द ही अपना सारा बकाया बेच देंगे। सभी लोग कृपया अपने वेतन और सुविधाओं के लिए कुछ दिन और इंतजार करें। अगर इस बार उन्हें भुगतान नहीं किया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या सब दंग रह गए? क्या ऐसा हो सकता है कि किंताओ ने सचमुच गारमेंट फैक्ट्री के बचे हुए उत्पादों को बेचने की समस्या हल कर दी हो? उनकी नजरें फिर से किंताओ की ओर मुड़ गईं। निदेशक झाओ, ये पांजिन्वा कपड़ा कारखाने के नियमों का पालन नहीं करती, अपने आसपास के लोगों को परेशान करने के लिए उकसाती है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घेर लेती है। इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। किंताओ ने जमीन पर पड़े पांजिन्वा की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा। खैर, हर कोई चिंतित है। झाओ गुओ अभी भी चीजों को सुलझाना चाहता था, उसे नौकरी से निकालना ही होगा। हमारे निरंतर सहयोग के लिए यही शर्त है। किंताओ ने पांजिन्वा की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर उसे नौकरी से नहीं निकाला गया तो मैं कारखाने में बचे हुए उत्पादों के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तुम लोग कोई उपाय निकालो। कठिनाइयां एक ऐसा आईना है जो सारी बुराइयों को उजागर कर देता है। कुछ लोग मुश्किलों का सामना करने के लिए फैक्ट्री के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं, फैक्ट्री के नेताओं के साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने तुच्छ लाभ के बारे में सोचते हैं और अपने आसपास के लोगों को परेशानियां पैदा करने के लिए उकसाते हैं। पांजिन्वा को नौकरी से निकाल देना चाहिए ताकि दूसरों को पता चले कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो क्या करना चाहिए। किंताओ के शब्द निकलने के बाद झाओ गुओ ने केवल गंभीरता से सिर हिला सका। आप सही हैं। हम पांजिन्वा को निष्कासित करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अगली बार फैक्ट्री मीटिंग आयोजित करेंगे। फिर मैं आपके शोध परिणामों की प्रतीक्षा करूंगा जो सीधे तौर पर आगामी कपड़ों की बिक्री से संबंधित हैं। काओ यूरू पूरे समय स्तब्ध और डर से भरी रही। उसका बेटा बड़ा हो गया था और उसका साथ देगा। हालांकि उसे इस तरह बात जारी रखना ठीक नहीं लगा। जैसे ही काओ यूरू बोलने ही वाली थी, उसने किंताओ को आगे कहते सुना, मां, जो मां तक अपने नेताओं पर हमला करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, वरना वे भविष्य में दूसरों का नेतृत्व कैसे कर पाएंगे। आप बहुत कोमल हृदय हैं और वे आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। काओ यूरू ने अपनी बात निकल ली। डायरेक्टर झाओ, मैं गलत था, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। पांजिन्वा जमीन पर बैठ गया और जोर से रोने लगा। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप मुझे धमका रहे हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते। किंताओ ने ये संदेश छोड़ा, चलो हम सब मिलकर फैक्ट्री मीटिंग में जाएं। फैक्ट्री का भविष्य का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद किंताओ के शब्द फैक्ट्री निदेशक के शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली थे। दूसरे लोग फैक्ट्री निदेशक को तो नीची नजर से देख सकते थे, लेकिन उसे कभी नीची नजर से नहीं देख सकते थे। उसकी मां की तो बात ही छोड़ दीजिए। मिंजो शिकार फिर से व्यस्त है। सुबह सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें चमकी तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अनगिनत लोग कल से बांधे गए मचान पर गैस लिए खड़े थे। धधकती लपटों के बीच वे रेजर की पतवार से स्टील की प्लेटों के टुकड़े काट रहे थे। सभी को सावधान रहना चाहिए। जहाज तोड़ना जहाज बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। किंताओ शेफ के सबसे ऊपर खड़ा लगातार मजदूरों को डांट रहा था। वो काम नहीं कर रहा था बल्कि हालात का जायजा ले रहा था। विकसित देश जहाज तोड़ने के उद्योग में इसलिए शामिल नहीं होते क्योंकि इसमें मानव संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। अंततः ये पूरी तरह से मानव जीवन की कीमत पर पैसा कमाने का मामला है। जहाज को तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान उसके पुर्जों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाली स्टील की प्लेटें लोगों को कुचलकर मार सकती हैं। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि अगर जहाज के अंदर का ईंधन पूरी तरह से न बुझाया जाए तो वह जल सकता है। देश के खुलने के बाद अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दुनिया भर से जहाज तोड़ने के काम को करने के लिए देश में बड़े और छोटे जहाज तोड़ने वाले लागू थे। हालांकि बाद के दौर में देश ने विदेशों से जहाज तोड़ने के लिए स्क्रैप खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया और यह काम दक्षिण पूर्व एशिया को सौंप दिया गया। वहां पहुंचने के बाद पिछड़ी परिस्थितियों के कारण जहाज तोड़ने वाले श्रमिक लगभग हर दिन मारे जाते थे या घायल हो जाते थे। बूढ़े, तुम्हें ऊपर आने को किसने कहा? किंताओ मजदूरों को जहाज तोड़ने का निर्देश दे रहा था। उसने पलटकर किन बावशान को मचान पर चढ़ते देखा और तुरंत चिल्लाया, जल्दी नीचे आओ और यहाँ परेशानी मत करो। जो लोग काम कर रहे थे वे जोर से हंसने लगे। किन बावशान उनके पुराने फैक्ट्री डायरेक्टर थे। हालांकि वे कभी-कभी लोगों की तीखी आलोचना करते थे, लेकिन आमतौर पर वे दयालु थे और सभी उनका सम्मान करते थे। किसने सोचा होगा कि पुराने फैक्ट्री डायरेक्टर का बेटा किंताओ उनसे ऐसे लहजे में बात करेगा? विशेषकर बूढ़ा आदमी, वो चिल्लाने का आदी लगता है। किन बावशान का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था और छोटे कमीने के शब्द लगभग फूटने ही वाले थे, लेकिन जब उसने अपने बेटे को जहाज तोड़ने के निर्देश में व्यस्त देखा तो किन बावशान ने अपने शब्दों को फिर से निकल लिया और आज्ञाकारी रूप से मचान से नीचे चला गया। इस नन्हे से बच्चे का व्यक्तित्व हाल ही में कितना बदल गया है। क्या वो सचमुच परिपक्व और बड़ा हो गया है? निदेशक किन, पी नदी जल संरक्षण ब्यूरो से कोई यहाँ है? निदेशक किन, हुआ शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट के लोग भी यहाँ हैं। किन बावशान ने सिर हिलाया, ठीक है, सब लोग यहाँ हैं, चलो उनसे मिलते हैं। किन बावशान ने अपना सिर घुमाया और फिर से ऊंचे मचान की ओर देखा। फिर उसे कुछ सुझाव और वो चिल्लाया, नीचे आओ कमीने और मेरे साथ मेहमानों से मिलो। मजदूर फिर से हंसने लगे। ये पिता और पुत्र सचमुच दिलचस्प हैं। शिपयार्ड का लेआउट लगभग एक जैसा ही है। यह नदी के किनारे एक लंबी पट्टी में बना है और इसमें दो गोदी हैं। गोदी पर गैंट्री क्रेन और टावर क्रेन है और उनके बगल में स्टील प्लेट काटने और रोल करने में विशेषज्ञता वाली कार्यशालाएं हैं। गोदी के पास ही स्लिपवे है। जहाज का पतवार बनने के बाद उसे फिटिंग के लिए स्लिपवे पर ले जाया जाएगा। शिपयार्ड का कार्यालय आमतौर पर एक कोने में स्थित होता है। 17 अध्याय 17 समग्र स्थिति पर विचार करें। मिंजो शिपयार्ड का कार्यालय पूरे शिपयार्ड के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। इस समय लोगों का एक समूह कार्यालय की तीसरी मंजिल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में आया है और खिड़की से गोदी की ओर देख रहा है। इतने अच्छे जहाज को नष्ट करना शर्म की बात होगी। इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए, अन्यथा ये परेशानी का कारण बनेगा। यह मिंजो शिपयार्ड बहुत साहसी है, किसी भी जहाज को लेने की हिम्मत नहीं करता। सौभाग्य से इसे ध्वस्त कर दिया गया है। उनके साहस के कारण हम अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हुए। पी नदी जल संरक्षण ब्यूरो द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि गाओ जियानहुआ और वर्ल्ड शिप डिजाइन संस्थान के विजय यान दावे सबसे अच्छे दृश्य के साथ एक स्थिति में खड़े थे। दूरी में दृश्यों को देख रहे थे, चुपचाप अपने आसपास के लोगों की चर्चाओं को सुन रहे थे। प्रिय नेताओं, हमारा छोटा सा मिंजो शिपयार्ड आपको यहाँ पाकर गौरवान्वित है। इसी समय पीछे से एक आवाज आई। दोनों ने अपना सिर घुमाया और किन बावशान को मुस्कुराते हुए देखा और उसके बगल में युवक था। डायरेक्टर किन, आपको इस समय खुद पर बहुत गर्व है। गाओ जियानहुआ ने किन बावशान से कहा, हमें कल आपका फोन आया था और हमारे जल मामलों के ब्यूरो ने रात भर बैठक की और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी। आज सुबह हमें एक रेजर बनाने के लिए 80 लाख युआन आवंटित करने की मंजूरी मिल गई। हम आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही 20 लाख युआन की जमा राशि सीधे आपको हस्तांतरित कर दी जाएगी। डायरेक्टर किन, आप बहुत खुश हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कितने शिपयार्ड आपसे ईर्ष्या करते होंगे। साफ था कि दूसरे पक्ष को बढ़त मिल गई थी और वो कीमत कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। 8 करोड़ का ये रेजर बिल्कुल सस्ता सौदा था। अब ये शब्द किन बावशान को कीमत की परवाह करने के लिए कहे गए थे। किन बावशान ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई और सहमति में सिर हिलाने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े किंताओ ने बात की। हम $1 करोड़ की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई लाभ नहीं है। अगर हम इसे बनाकर विदेशों में बेच दें तो हमें कम से कम $3 करोड़ मिल सकते हैं। हमारे शिपयार्ड ने पिछले कुछ सालों में कई ऋण लिए हैं और उन सभी का भुगतान होना बाकी है। इसलिए इस कीमत पर सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसे नहीं चाहते तो हम इसे किसी और को बेच देंगे। गाओ जियानहुआ का चेहरा बदल गया और वो किंताओ को घूरने लगा। वो किंताओ को नहीं जानता था और यह भी नहीं जानता था कि यह युवक कहां से आया है। 8 मिलियन ही होते हैं। हम ये देश के लिए कर रहे हैं। हम नदी को गाद से भरते और आपदा को फैलते हुए यूं ही नहीं देख सकते। किन बावशान ने कहा, निदेशक ही वह व्यक्ति है जो व्यापक तस्वीर को समझते हैं और समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हैं। गाओ जियानहुआ ने तुरंत कहा, बूढ़े साहब, इस जहाज पर फैसले लेने का अधिकार आपके पास नहीं है। किंताओ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने पिता को घूरने लगा। अगर आप व्यापक तस्वीर को समझते हैं और समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो आपको हमारी फैक्ट्री की वास्तविक स्थिति पर भी विचार करना होगा। खैर, हमारी फैक्ट्री सचमुच मुश्किल में है। लीडर गाओ, क्या आप इस बारे में लीडर से बात करना चाहेंगे? गाओ जियानहुआ का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने सिर हिलाया, तो मैं आपके शिपयार्ड का फोन नंबर इस्तेमाल करूंगा। रुको, इस समय किंताओ ने आगे कहा, कृपया नेतृत्व को भुगतान विधि भी बताएं। जमा राशि 2 मिलियन है। पतवार बनकर गोदी से बाहर आने के बाद आपको 4 मिलियन का भुगतान करना होगा। शेष 4 मिलियन का भुगतान सिर्फ की फिटिंग और डिलीवरी के समय किया जाएगा। यदि धनराशि समय पर प्राप्त नहीं होती है तो हमारे शिपयार्ड को जहाज को बेचने का अधिकार है। किंताओ ने कहा, यह खंड हमारे अनुबंध में जोड़ा जाना चाहिए। देशभक्ति के नाते वे रेजर के घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता देंगे, भले ही इसकी लागत केवल 10 करोड़ ही क्यों न हो। लेकिन शिपयार्ड जीवन मरण के एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। अगर फंडिंग में और देरी हुई तो शिपयार्ड फिर से संकट में पड़ जाएगा। किन बावशान ने अपने बेटे को संतोष से देखते हुए सिर हिलाया। इस छोटी सी कमीने को सिस्टम के बारे में इतना कुछ कैसे पता? अगर उसने ये क्लॉज नहीं जोड़ा होता तो पहले बनाना मुश्किल हो जाता। गाओ जियानहुआ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना कैसे दूं। वे मुझे मार डालेंगे। गाओ जियानहुआ ने फोन करने के लिए जाते हुए कहा और यान दावी ने भी कहा, निदेशक किन, मैं बूढ़ा यान यहाँ आने और एक एहसान मानने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे बताएं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम मना नहीं करेंगे। क्या हम इस विघटित संयुक्त मिंज उपकरण को अपने जहाज डिजाइन संस्थान के विशेषज्ञों से बनवा सकते हैं? यान दावी ने पूछा, ये जहाज कई सालों से जब्त है और इसके कई पुर्जे शायद जंग खा गए हैं। अगर इनकी मरम्मत नहीं की गई तो ये निश्चित रूप से अनुपयोगी हो जाएंगे। हमारे विशेषज्ञ आपकी मुफ्त मदद करेंगे। किंताओ ने कहा, इसलिए आपके जहाज डिजाइन संस्थान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस तरह के उपकरणों को खुद ही अलग कर सकते हैं, उनकी मरम्मत कर सकते हैं और फिर उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा है और इसे जमीन से नहीं ले जाया जा सकता। हमें समुद्र के रास्ते जाना होगा और आने जाने में बहुत समय लगता है। अगर आपके विशेषज्ञ आना चाहें तो वे मुफ्त में हमारे पास आ सकते हैं। किंताओ के शब्दों ने यान दावी को तुरंत शर्मिंदा कर दिया। शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ इतने दयालु कब हो गए? जाहिर है वे इसे तोड़कर अंदर की तकनीक का अध्ययन करना चाहते थे। आखिरकार चीन किसी और चीज में माहिर नहीं है, लेकिन नकल करने में माहिर है। अगर उन्हें बस इसे तोड़कर अध्ययन करना है तो वे बड़े रेजर भी बना सकते हैं। वे साफ तौर पर तकनीक चुराने आए थे, फिर भी उन्होंने इतनी निस्वार्थता से काम किया और मरम्मत का भी पैसा नहीं लिया। हमने तो मुलाकात का भी पैसा नहीं लिया। बेशक किंताओ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सीधे तौर पर इस ओर इशारा किया। निदेशक किन, आपका बेटा वाकई अद्भुत है। यान दावी ने भावुक होकर कहा, अगर आप हमें इसे अलग करने और ध्यान से अध्ययन करने की अनुमति देते हैं तो आप कोई भी कीमत दे सकते हैं।
हम अपने देश की खातिर इस तकनीक में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी गंभीर बात थी और एक बड़ा बहाना बनाकर किंताओ ने तुरंत बातचीत का रुख मोड़ दिया। हाँ, हमारे देश को बड़ी संख्या में रेजरों की जरूरत है। ये गौरवशाली और पवित्र मिशन हमारे मिंजो शिपयार्ड पर है। इस पहले रेजर के निर्माण से हम तकनीकों की पूरी सेट में महारत हासिल कर सकते हैं। भविष्य में हम अपने बनाए रेजरों में इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे छोटे-मोटे कामों के लिए शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआटिन शिपयार्ड एक बड़ी और शक्तिशाली कंपनी है, इसलिए छोटे से व्यवसाय के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? किंताओ के शब्द बहुत स्पष्ट थे। मिंजो शिपयार्ड का भविष्य का विकास रेजरों पर निर्भर करता है। देश में रेजर बनाने में सक्षम एकमात्र शिपयार्ड होने के नाते मिंजो शिपयार्ड को भविष्य में लगातार ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अन्य शिपयार्ड इस का एक टुकड़ा पाने के बारे में सोचते भी नहीं है। हुआटिन शिपयार्ड चीन की सर्वश्रेष्ठ शिपयार्डों में से एक है। 10,000 टन के एजिस युद्धपोतों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 003 विमानवाहक को भी हुआटिन शिपयार्ड में ही बनाया गया था। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, हुआटिन शिपयार्ड को ऑर्डरों की कोई चिंता नहीं है। शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट से संबंधित शिपयार्ड हुआटिन शिपयार्ड है। अगर उनके विशेषज्ञों को इस प्राचीन उपकरण में महारत हासिल करने की अनुमति दी जाए तो क्या ये हुआटिन शिपयार्ड को इसमें महारत हासिल करने देने के बराबर नहीं होगा? यान दावी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसे पता था कि इस बार शायद उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। 18 अध्याय 18 महान शुद्ध और नैतिक। किन बादशाह ने उलझन भरी आंखों से अपने बेटे को देखा। वो जानता था कि अगर शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों को शोध के लिए ड्रेजिंग उपकरण ले जाने की अनुमति दे दी जाए तो यह उपकरण का रहस्य उजागर करने के बराबर होगा। भविष्य में हुआटिन शिपयार्ड कभी भी इस तरह के ड्रेजिंग जहाज का निर्माण कर सकेगा और उनका मिंजो शिपयार्ड हुआटिन शिपयार्ड की बराबरी नहीं कर पाएगा। हालांकि उनके अपने विचार भी हैं। हमारे देश को बड़ी संख्या में ड्रेजरों की जरूरत है। सभी नदियों और बंदरगाहों को ड्रेजिंग की जरूरत है। अगर हम ड्रेजिंग उपकरणों की तकनीक में महारत हासिल कर लें और खुद उसका अनुकरण भी कर लें तब भी हम देश की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी जल्दी बड़ी मात्रा में ड्रेजर नहीं बना सकते। किन बादशाह ने यह बात अपने बेटे से कही, लेकिन मानो अपनी आंतरिक बेचैनी को शांत करने के लिए भी हम केवल अपने शिपयार्ड के हितों की परवाह करके देश के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। देश की समृद्धि के बिना हमारा शिपयार्ड कैसे समृद्ध हो सकता है? हाँ, निदेशक सही कह रहे हैं, यान दावी ने कहा। हमारे देश को बंदरगाहों में गाज जमने और नदियों के टूटने के खतरों से तुरंत निपटने की जरूरत है। हमें बड़ी संख्या में ड्रेजर की जरूरत है। हालांकि देश ने सुधार और खुलेपन को लागू किया है, फिर भी निदेशक की निस्वार्थ भावना बनी हुई है। हम उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। किंताओ इस समय अवाक रह गए। उनके पिता ऐसे ही व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के बारे में सोचते हुए बिताया था और जिनकी चेतना उच्च थी। एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार उनके पिता एक महान व्यक्ति थे, एक पवित्र व्यक्ति, एक नैतिक व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो अश्लीलता से परे थे, एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों के लिए लाभकारी थे। लेकिन श्रीयान, अभी आपने कहा था कि हम अपनी इच्छानुसार कोई भी कीमत बता सकते हैं। किंताओ बोला, पहले लोग इनाम की बात नहीं करते थे, सिर्फ देने की बात करते थे। इसलिए हालांकि उसके पिता बोलने में शर्मिंदा थे, किंताओ को इसकी परवाह नहीं थी। उसे जो कहना था कहना ही था। किंताओ की बातें सुनकर यान दावी को तुरंत एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। क्या यह आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है? पहले अगर आप इस उपकरण को तोड़ते हैं तो सारा नुकसान आपके जहाज डिजाइन संस्थान को उठाना होगा। किंताओ ने कहा, जल मामलों का बैरो सीधे जहाज डिजाइन संस्थान से मुआवजा मांगेगा। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यह उपकरण पीली नदी जल संरक्षण बैरो के लिए डिजाइन किए गए ड्रेजिंग जहाज पर इस्तेमाल किया जाना है। अगर इसे किंताओ और अन्य लोगों द्वारा यहाँ क्षतिग्रस्त किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसकी जिम्मेदारी मिंजो शिपयार्ड की होगी। अब शिप डिजाइन संस्थान इसे ले जाकर अनुसंधान के लिए अलग करना चाहता है। इसलिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से शिप डिजाइन संस्थान को ही दोष लेना होगा। मेरे पिता बहुत नेक इंसान थे, लेकिन आखिरकार उन्हें ही फंसाया गया और दोष अपने ऊपर ले लिया गया। ये स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, यान दावी ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट के हमारे विशेषज्ञ किसी चीज को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम जिम्मेदारी लेंगे। हम मिंजो शिपयार्ड पर दोष बिल्कुल नहीं मान सकते। ठीक है, सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है, इसे अनुबंध में लिखा जाना चाहिए और आपके जहाज डिजाइन संस्थान के निदेशक के हस्ताक्षर और मुहर लगनी चाहिए। किंताओ ने कहा, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपको हमारे लिए ड्रेजर का ढांचा मुफ्त में डिजाइन करना होगा। वैसे भी ड्रेजिंग उपकरण पहले से ही आपके हाथ में है, इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। किंताओ मूल रूप से एक जहाज डिजाइनर थे, लेकिन अब वो मुश्किल स्थिति में है। वो स्पीडबोट की गति बढ़ा सकता है और तरह-तरह की योजनाएं बना सकता है, लेकिन अगर उसे अकेले एक बड़ा ड्रेजर डिजाइन करने को कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए एक टीम के सहयोग और कंप्यूटर की भरपूर मदद की जरूरत होती है। मिंजो शिपयार्ड में किंताओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो डिजाइन की समझ रखता था और अगर वो जी जान से मेहनत भी करता तो भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर भी नहीं थे। अगर वो ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करता तो शायद 10 से 8 साल लग जाते। इसलिए इसे केवल शिप डिजाइन इंस्टीट्यूट को ही सौंपा जा सकता है। पहले उन्हें समस्या नहीं होती थी क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए सभी जहाज डिजाइन किए गए होते थे और उन्हें केवल चित्रों के अनुसार ही उनका निर्माण करना होता था। अगर उन्हें कोई समस्या आती तो सहयोगी शिपयार्ड की तकनीशियन समस्या का समाधान करने के लिए आ जाते थे, जो देश भर के शिपयार्डों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। लेकिन अब निश्चित रूप से वो युग नहीं रहा। हम नुकसान नहीं उठा सकते, हमें कुछ लाभ मिलना चाहिए। जैसे अभी हमें ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है, आपको उन्हें मुफ्त में डिजाइन करने में मदद करनी होगी और जब हम जहाज को तोड़ देंगे तो ब्लूप्रिंट हमें भेजे जाने चाहिए। अच्छा, देश में बाजार अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी है और उनका जहाज डिजाइन संस्थान जहाज डिजाइन करके पैसा कमाता है। मुफ्त में डिजाइन में मदद करना और खासकर एक बड़े ड्रेजर के लिए क्या ये बहुत बड़ा नुकसान है ना? क्या तुम अनिच्छुक हो? मैंने तो अभी तक तीसरी शर्त का जिक्र नहीं किया। अपने इस रवैये से क्या तुम बिना कुछ लिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो? तुम हमारे निदेशक की इतनी तारीफ करते हो कि उन पर बड़ा इल्जाम लगा दो और फिर दूसरों को निस्वार्थ योगदान करने दो। हम ये तो सच में ठीक है, मैं आपके अनुरोध की रिपोर्ट डिजाइन संस्थान को भेज दूंगा। यान दावी ने कहा, तीसरी शर्त क्या है? मूलतः केवल हम ही ड्रेजर बना सकते थे, अब अन्य शिपयार्ड भी ऐसा कर सकते हैं। हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आपसे प्रतीकात्मक रूप से 2 मिलियन युआन लेंगे। क्या 2 मिलियन? नहीं नहीं, हम इतने अमीर नहीं हैं। किन बादशाह भी थोड़ा असंतुष्ट था। छोटे कमीने मिस्टर यांग और मैं अच्छे दोस्त हैं, तुम उन्हें इस तरह शर्मिंदा कैसे कर सकते हो? तो फिर मुझे 10% की छूट दीजिए। 1 लाख 8 लाख, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। यान दावी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। निदेशक, आपका बेटा वाकई अद्भुत है। उसके साथ आपका मिंजो शिपयार्ड गौरव की राह पर है। किन बादशाह ने पहली बार सिर हिलाया। हाँ, भाई एक साथ लड़ते हैं और पिता और पुत्र युद्ध में एक साथ लड़ते हैं। पहले किन बादशाह हमेशा विनम्र रहते थे। जब कोई उनके बेटे की तारीफ करता तो वे कहते, ये साला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस किस्मत से पूरे नंबर आ गए। इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर इसकी तारीफ की जाए तो इसे खुद पर बहुत गर्व होगा। अब अंततः उन्होंने अपने बेटे की प्रशंसा की। किन बादशाह अपने बेटे के बेहतरीन काम से बेहद प्रभावित हुए। वो शर्मीले थे और अपनी मांगे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किंताओ ने अपनी मांगे साफ-साफ कह दी। उनका दृष्टिकोण व्यापक था और वे शिप डिजाइन संस्थान को ड्रेजिंग उपकरण के वियोजन और अनुसंधान के लिए दान देने को तैयार थे। हालांकि उन्हें शिपयार्ड पर भी विचार करना था। किंताओ द्वारा बताई गई 3 शर्तें उनकी कमियों को पूरी तरह से दूर कर रही थी और वे बेहद संतुष्ट थे। हालांकि यह विदेश में बेचने जितना लाभदायक नहीं होगा, लेकिन इससे अंततः कारखाने को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। बाजार अर्थव्यवस्था में भी आप हमेशा अच्छे आदमी नहीं हो सकते। भविष्य में जब शिपयार्ड के ऑर्डर से जुड़े मामलों की बात आएगी तो मुझे इस छोटी सी कमीने को अपने साथ लाना होगा। इस तरह मैं बारूदी सुरंगों से बच सकूंगा और शिपयार्ड के लिए ज्यादा फायदा उठा सकूंगा। पुनश्च मुझे अचानक अपने पिताजी याद आ गए। जब मैं छोटा था तो मैंने कभी उनकी तारीफ नहीं की और वे सिर्फ अपने बेटों को ही नीचा दिखाते थे। एक बार वे बहुत प्रभावित हुए। उनके एक दोस्त ने उनसे फसल काटने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उनके पास पर्याप्त लोग नहीं थे। इसलिए वे दौड़कर घर आए और मेरी बहन और मुझसे मदद मांगी। जब हम काम कर रहे थे तो वे लगातार बातें करते रहे और शिकायत करते रहे कि हम बहुत धीरे काम कर रहे हैं। काम खत्म करने के बाद जब हम उनके दोस्त के घर रात का खाना खाने गए तो मेरे पिताजी ने हमें घर जाने को कहा। 1980 और 1990 के दशक में अपनी भूख मिटाने के लिए मांस खाना एक विलासिता थी। 18 बटा 1311 1.37%। 18 बटा 1311 1.37%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी सेवा की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchinlab.com में 1.0.319 अध्याय 19 धन को परिवार के भीतर ही रखें। किंताओ थोड़ा हैरान हुआ। उसकी नजर में उसके शब्द उसके पिता को जरूर बहुत संतुष्ट कर देंगे। साले, तूने अपने पिता का पूरा अपमान किया है। तू इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? किसने सोचा होगा कि पिताजी वास्तव में बहुत संतुष्ट थे? किंताओ ने किन बादशाह की प्रोफाइल देखी और अपने पिता के चेहरे पर डर देखा, इसलिए किंताओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि यह पिता भी धीरे-धीरे बदल रहा है। मूल रूप से किन बादशाह ने लोगों को रात के खाने के लिए रोकना चाहता था, लेकिन दोनों ने कहा कि उन्हें वापस जाना होगा और अपने नेता से निर्देश मानना होगा। इसलिए किन बादशाह ने विनम्रता से उन्हें कार में भेज दिया और उन्हें जाते हुए देखा। तुम छोटे कमीने, तुम बहुत होशियार हो। अब तुमने हमारे शिपयार्ड की समस्या पूरी तरह से सुलझा दी है। किन बादशाह ने अपने बेटे की ओर देखा और उत्साह से कहा, बूढ़े, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब से हम पिता और पुत्र मिलकर महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। हम मिलकर मिंजो शिपयार्ड को गौरव की ओर ले जा सकते हैं। ये कहकर किंताओ फिर से जहाज तोड़ने वाली जगह की ओर चल पड़ा। इस तरह का काम बहुत खतरनाक होता है और उसे उस जगह की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अंकल किन, भाई, तभी निशियू दौड़ती हुई आई। उसने फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी और जवान और खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाने आया हूँ, निशियू ने कहा। पहले खाना खा लेते हैं और फिर काम करते हैं। खाना पहुंचा रहे हो? किंताओ ने आसमान में सूरज की तरफ देखा। जाहिर है दोपहर हो चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने में कितना समय बर्बाद हो रहा है। लगता है मेरी मांग घर पर नहीं है। किंताओ को थोड़ा शक हुआ। हाँ, मैंने बनाया है। चावल की नूडल्स की 2 सर्विंग, गर्मा-गर्म खा लो। निशियू ने मुस्कुराते हुए कहा। किन बादशाह ने सिर हिलाया। शियू, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। शियू, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी नींद बहुत कमजोर है। इस तरह तुम विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकोगे। किंताओ ने कहा। मैं समझ गया। अंकल किन पहले भी तुम्हें देख रहे थे और अब मुझे देखने की तुम्हारी बारी है। चिंता मत करो, मैंने आज सुबह तुम्हारा दिया हुआ सारा होमवर्क पूरा कर लिया है।
क्या ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानता? कुछ ठीक है, अगली बार जब आप दोपहर को भोजन देने आएं तो अपने साथ प्रश्न लेकर आएं और मैं उन्हें आपको समझा दूंगा। हाँ, निशियू बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। पहले निकुई ने निशियू के शैक्षणिक प्रदर्शन की कभी परवाह नहीं की, इसलिए वो औसत दर्जे की थी और मध्यम से निचले स्तर पर थी। अब जबकि किंताओ निशियू का भाई बन गया है, उसे उसके शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। निशियू भी बहुत आज्ञाकारी था, ठीक वैसे ही जैसे किंताओ अपने पिता की बात सुनता था। किंताओ ने जल्दी-जल्दी खाना खाया और निशियू उसे गौर से देखता रहा। निशियू के चेहरे पर तब तक मुस्कान रही जब तक किंताओ ने सारे चावल के नूडल्स खाने नहीं लिए। शियू, तुम्हारा हाथ, ओह, कोई बात नहीं, मैं बस गलती से जल गया, तुम लोग अपना होमवर्क करो। निशियू उछलकर चला गया, जैसे-जैसे सूरज धीरे-धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। एक सिंफू 250 मोटरसाइकिल गड़गड़ाती हुई स्लीपर की ओर बढ़ी। मोटरसाइकिल पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया, डायरेक्टर किन, डायरेक्टर किन। किन बादशाह ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति को आते देखा। निर्देशक लियू, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? मिन्झो आयरन एंड स्टील प्लांट के निदेशक लियू मिनगान ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, पैर बगल में करती सीट पर बैठ गए और अपनी जेब से सिगरेट निकाली। निदेशक किन, हमें लाभ अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। कृपया आपने जो स्टील का टुकड़ा तोड़ा है, उसे बाजार मूल्य पर हमें बेच दीजिए। लियू मिनगान ने किन बादशाह को सिगरेट देते हुए कहा। उस समय जब देश की स्थापना अभी हुई थी, यह अभी भी एक पिछड़ा कृषि प्रधान देश था, जहाँ केवल कुछ ही इस्पात मिले थी, जो देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। विशेषकर पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसमें भारी उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, इस्पात की भारी मांग थी और देश को इस्पात की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। उस समय देश ने बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन की योजना प्रस्तावित की और पूरे देश ने इस पर जोरदार कार्रवाई की। लगभग हर काउंटी में एक इस्पात संयंत्र था और अन्य छोटी-छोटी भट्टियां थीं जो पारंपरिक तरीकों से इस्पात उत्पादन करती थीं। उसी काल में मिन्झो लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। हालांकि मिन्झो में उत्पादित लोहा की निम्न श्रेणी और श्रमिकों के सीमित कौशल के कारण प्रबलित उत्पाद अक्सर धातुमय ही होता था। यद्यपि यह उत्पाद एक अपरिहार्य उत्पाद है, एक सामान्य इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित स्लैग अधिकतम 20% से अधिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ यह 100% होता है। इसलिए लंबे समय तक मिन्झो स्टील प्लांट लगभग परित्यक्त अवस्था में था। 1980 के दशक में पूर्व कारखाना निदेशक के पुत्र और एक प्रतिभाशाली युवक लियू मिनगान इस्पात संयंत्र के निदेशक बने। उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार लागू किए, इस्पात लाने के लिए लोहे के उपयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया और इसके बजाय सीधे इस्पात की स्क्रैप को बनाने के लिए खरीद लिया। फिर उन्होंने सरिया उत्पादन उपकरणों के एक सेट में सुधार किया, सरिया का उत्पादन किया और उसे मिन्झो फ्लोर स्लैब फैक्ट्री को उपलब्ध कराया। इसके परिणामस्वरूप फैक्ट्री आश्चर्यजनक रूप से बच गई। इसी चमत्कार की वजह से मिन्झो शहर को यकीन हो गया कि युवा लोगों में पुराने उद्यमों को उनकी मुश्किलों से उबारने की क्षमता है। सो मेज ने पदभार संभाला और मिन्झो शिपयार्ड में जाकर मस्ती की। हालांकि मिन्झो आयरन एंड स्टील प्लांट में 212 है, लेकिन ये बहुत पुरानी है और अक्सर खराब हो जाती है। लियू मिनगान ने पिछले साल यह मोटरसाइकिल खरीदी थी और इसे चलाना पसंद करते हैं। आज सुना है कि यहाँ जहाज तोड़ने का काम शुरू हो गया है। और क्या कहूँ, दौलत घर में ही रखना बेहतर है। ये कबाड़ स्टील उन्हें दे देना चाहिए। किन बादशाह को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। वो सहमति में सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक उसे किंताओ का ख्याल आया और वह चिल्लाया, ताऊ जी, नीचे आओ। किंताओ, जो जहाज को तोड़ने का काम मजदूरों को सौंप रहा था, मचान से नीचे उतरा। इस समय उसने शिपयार्ड वर्क सूट और सिर पर रतन का सुरक्षा हेलमेट पहना हुआ था। वो दूसरे मजदूरों जैसा ही दिख रहा था और उसकी त्वचा भी काली पड़ गई थी। तुम्हारे अंकल लियू हमारा स्क्रैप स्टील खरीदना चाहते हैं। किन बादशाह ने कहा, तुम्हारा क्या विचार है? निर्देशक किन, क्या आप किसी उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं? लियू मिनगान ने मजाकिया लहजे में पूछा। उसकी नजर में क्या ये सिर्फ कुछ कबाड़ स्टील नहीं है? किन बादशाह नजर में अपने बेटे से इस बारे में बात करना चाहता था, जो थोड़ा अजीब था। अंकल लियू, आप ये स्क्रैप स्टील जरूर खरीद सकते हैं। हालांकि इस स्टील की गुणवत्ता काफी अच्छी है, इसे निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना बेकार होगा। किंताओ ने कहा, अगर आप हॉट रोलिंग उपकरण लगा दें तो आप स्टील को और भी बेहतर तरीके से रोल कर पाएंगे। हो सकता है कि आप इसे जहाज निर्माण के लिए हमें भी दे सकें। जहाज निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग किया जाता है। हालांकि जहाज के यांत्रिक गुण दशकों के उपयोग के बाद क्षीण होने लगते हैं, लेकिन अगर इसे स्टील बनाने वाली भट्टी में डालकर फिर से भट्टी में डाल दिया जाए तो इसे वास्तव में जहाजों के लिए फिर से स्टील में बदला जा सकता है। अगर मिन्झो शिपयार्ड को फलने फूलने के लिए स्टील की स्थिर आपूर्ति की जरूरत थी, खासकर कम कीमत पर। अगर मिन्झो शिपयार्ड स्टील का उत्पादन करता तो यह निश्चित रूप से शीर्ष घरेलू मिलों से मिलने वाले स्टील से सस्ता होता। इसके अलावा उन्हें स्टील की कमी होने पर पर्याप्त स्टील का ऑर्डर न दे पाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। जब 19/1311 1.45%। जब 19/1311 1.45%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें, बदलावकारियों से कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.10.320 अध्याय 20 जहाज निर्माण इस्पात। किंताओ की बातें सुनकर लियू मिनगान के चेहरे पर गंभीरता आ गई। जहाज निर्माण के लिए स्टील का उत्पादन, ये तो बहुत ही उच्च तकनीक वाला काम है। अगर स्टील मानकों पर खरा नहीं उतरा और जहाज डूब गया तो तुम्हारे चाचा लियू जेल चले जाएंगे। जहाजों में इस्तेमाल होने वाले स्टील की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। जिस स्क्रैप स्टील को वे रिसाइकिल करते हैं वो फर्श स्लैब बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाज बनाने में उसका इस्तेमाल करना मुश्किल है। यह मूल रूप से जहाज बनाने वाला स्टील है। किंताओ ने कहा, इसके गुण बेहतरीन हैं, इसे दोबारा पिघलाने के बाद जब तक आप बनाने की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण रखते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आपको किसी बड़ी स्टील में से एक विशेषज्ञ को भी बुलाना होगा। इस तरह हम और भी ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं। किंताओ जहाज निर्माण के बारे में तो जानते थे, लेकिन इस्पात निर्माण के बारे में नहीं। या यूं कहें कि उन्हें सिर्फ सिद्धांत ही पता थे, ज्यादा बारीकियां नहीं। फिर भी वे लियू मिनगान को एक सामान्य दिशा जरूर बता सकते थे। ये कहने के बाद किंताओ ने फिर से स्लिपरी की ओर देखा। ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में हमें और भी पुराने जहाज मिलेंगे। अगले 10 सालों में जहाज तोड़ना हमारे मिन्झो शिपयार्ड का एक प्रमुख व्यवसाय बन जाएगा। इसलिए किंताओ लियू मिनगान के लिए एक गुलाबी तस्वीर चित्रित कर रहा था। लियू मिनगान एक चतुर व्यक्ति हैं, अन्यथा वे मिन्झो स्टील प्लांट को पुनर्जीवित नहीं कर पाते। अगर आगे बढ़ने का कोई अवसर मिलता है तो लियू मिनगान निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। हालांकि चूंकि वो बहुत होशियार है, इसलिए वो किंताओ की बातों में आकर नई मशीनरी और उपकरणों में भारी रकम नहीं लगाएगा। उसे सोच समझकर काम करना होगा। और भी कबाड़ जहाज। लियू मिनगान ने किंताओ की ओर देखा। हाँ, हमारे पास विशेष माध्यम है जिनसे हम और भी पुराने जहाज, यहाँ तक कि सेवा मुक्त युग को भी हासिल कर सकते हैं। स्टील बहुत उच्च गुणवत्ता का होता है। दोबारा बनाने के बाद हम इसका इस्तेमाल बिना किसी समस्या के नागरिक जहाज बनाने में कर सकते हैं। किंताओ ने कहा, अंकल लियू, जहाज निर्माण के लिए स्टील की प्लेटों की कीमत निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टील की छड़ों से कम कई गुना ज्यादा होती है ना? लियू मिनगान ने सिर हिलाया। हाँ, मुनाफा अच्छा है, लेकिन उपकरण खरीदना भी काफी खर्चीला है। हालांकि हमारा मिन्झो स्टील प्लांट चालू है, लेकिन असल में खातों में ज्यादा पैसा नहीं है। अगर हमें उपकरण खरीदने हैं तो हमें बैंक से बड़ी रकम उधार लेनी होगी, जो काफी जोखिम भरा है। अंकल लियू, जोखिम उठाने पर ही लाभ मिलता है। क्या आपने भी स्टील मिल को मुश्किलों से बाहर निकालते समय बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठाया था? उस समय आपका साहस और जोश कहाँ था? व्यवसाय चलाते समय केवल वर्तमान लाभ पर ध्यान केंद्रित न करें, आपको भविष्य के विकास पर भी विचार करना होगा। डायरेक्टर किन, आपका बेटा कमाल का है, वो बहुत बातूनी है और उसने मुझे लगभग कायल कर ही दिया। लियू मिनगान ने कहा, पहले स्क्रैप स्टील का काम निपटा लेते हैं। स्टील प्लेट बनाने की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। किंताओ मुस्कुराया। वो जानता था कि लियू मिनगान ऐसा इंसान नहीं है जो जल्दबाजी में कोई कदम उठाए। आज वह बस उसके अंदर एक बीज बो रहा था जो धीरे-धीरे अंकुरित होकर बढ़ेगा। मुझे लगता है कि हटाई गई स्टील प्लेटें एक पूरा ट्रक भरने के लिए पर्याप्त हैं। लियू मिनगान ने आगे कहा, निर्देशक किन, मैंने हटाई गई स्टील प्लेटों को ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, बस नकद भुगतान कर दो। किन बादशाह ने कहा, पीली नदी जल संरक्षण बैरों के साथ अनुबंध अभी तक आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है और दूसरे पक्ष का ऋण भुगतान भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब स्टील प्लेटों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन और एसिटिलीन सब उधार पर खरीदी जाती है और स्क्रैप स्टील के इस पहले ट्रक का भुगतान नकद में करना होगा। बिल्कुल, जल्द ही एक ट्रैक्टर धड़धड़ाता हुआ आया और घाट पर रुक गया। पास ही खड़ी एक क्रेन ने स्क्रैप स्टील को सीधे ट्रैक्टर पर चढ़ा दिया। किंताओ ने बगल से निर्देश दिया, केवल विघटित पतवार स्टील को उठाओ। वे फ्लैंक्स और इसी तरह की अन्य चीजें, उन सबको मेरे लिए छोड़ दो, वे सभी अच्छी चीजें हैं। टूटे हुए जहाज से बेचा गया स्क्रैप स्टील, पतवार से निकला साधारण स्क्रैप स्टील है। जहाज के अंदर कई चीजें ज्यादा कीमती हैं, छोटी फ्लैंक्स से लेकर बड़े इंजन और प्रोपेलर तक। किंताओ भी इस कचरे का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है और उसे लियू मिनगान को नहीं देगा। कंजूस। लियू मिनगान ने किंताओ पर नजर डाली। स्क्रैप स्टील से भरा एक ट्रक ले जाया गया। स्टील प्लांट पहुंचने के बाद लियू मिनगान ने उसे सीधे स्टील बनाने वाली भट्टी में नहीं फेंकवाया। इसके बजाय उन्होंने उसका एक टुकड़ा उठाया, उसे एक नकली चमड़े के हैंडबैग में रखा और सीधे गुवाहाटी नंबर 1 स्टील प्लांट पहुंचे, जो पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था। कुछ साल बाद इसका पुनर्गठन किया गया और बाउस्टील ग्रुप कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। भाई जून, क्या आप इस रद्दी लोहे की आंतरिक संरचना की जांच करने और इसे पिघलाकर स्टील की प्लेटों में गर्म करके तैयार होने वाले स्टील की मजबूती का आकलन करने में मेरी मदद कर सकते हैं? लियू मिनगान ने अपने बचपन के दोस्त वान जून को स्टील प्लांट के बाहर झाओजी रेस्टोरेंट में खाने पर आमंत्रित किया। पेट भर खाने पीने के बाद उसने स्क्रैप स्टील का एक हथेली के आकार का टुकड़ा निकाला। लियू मिनगान और वान जून एक साथ पले बढ़े। वान जून का शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा था और बाद में उन्हें एक तकनीकी माध्यमिक विद्यालय में दाखिला मिल गया। स्नातक होने के बाद उन्हें गुवाहाटी नंबर 1 स्टील प्लांट में नियुक्त किया गया। कुछ वर्षों के बाद वे कारखाने के निरीक्षण विभाग में शामिल हो गए। क्या आप स्टील बार बनाने से संतुष्ट नहीं हैं और स्टील प्लेट बनाना चाहते हैं? यह आसान नहीं है। वान जून ने स्क्रैप स्टील का टुकड़ा लेते हुए कहा, इसे ऑक्सीजन एसिटिलीन की लौ से काटा गया था, इसलिए इसके किनारों पर लोहे की जंग लगी हुई थी और सतह बहुत जर्जर दिख रही थी। वान जून ने इसे अपने हाथ से हिलाया, फिर अपनी कमर में बंदी चाबी के छल्ले से एक तेजाब पर काटने वाला चाकू निकाला और इसे काट दिया। जंग लगी सतह पर एक खरोंच दिखाई दी, जो धीरे-धीरे गहरी होती जा रही थी। अच्छा नहीं, वान जून ने कहा, क्या गलत? मेरे चाकू की नोक। वान जून ने अपने फल काटने वाले चाकू को देखा, जो फैक्ट्री में बने कार्बन स्टील से बना था और उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी झलक थी। चाकू की नोक आश्चर्यजनक रूप से कुंद थी। फिर उसने स्टील की प्लेट पर खरोंच के बीच से चमकती सफेद धातु की चमक को देखा। वह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तो भी ग्रेट स्टील होना चाहिए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? लियू मिनगान ने कहा, जहाज तोड़ने से प्राप्त स्टील के स्क्रैप का उपयोग हम स्टील प्लेटों को बनाने और गर्म रोल करने के लिए करना चाहते हैं और फिर इसका उपयोग जहाज निर्माण के लिए करना चाहते हैं। ठीक है।
ठीक है, वांग जून ने बहुत ही चढ़ाई। सिद्धांत तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी फैक्ट्री की तकनीक, कोई बात नहीं, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं आपके लिए सामग्री की जांच करने में थोड़ा समय लूंगा। कल सुबह मैं आपको नतीजे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लियू मिंगगान बहुत खुश था। सिद्धांत रूप में कोई समस्या नहीं है, हमें बस किसी बड़े इस्पात संयंत्र से एक अनुभवी तकनीकी कर्मचारी की भर्ती करनी है। आखिरकार मिंजो इस्पात संयंत्र के सभी कर्मचारी अधूरे कौशल वाले स्वशिक्षित कर्मचारी हैं। स्लैग उत्पादन की संभावना तैयार उत्पाद की तुलना में बहुत अधिक है। वे अविश्वसनीय हैं। अगले दिन यह कोई साधारण कम कार्बन वाला स्टील नहीं है, बल्कि क्रोमियम मिला हुआ मिश्र धातु स्टील है। वांग जून ने लियू मिंगगान को एक सूची सौंपी। परीक्षण के आंकड़ों के आधार पर यह पुष्टि हो गई है कि यह एक विदेश से आया WTN 780 समुद्री स्टील है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उच्च स्तरीय नाविक जहाज बनाने में किया जाता है। लियू मिंगगान ने कहा, ऐसा लगता है कि गर्म रोलिंग के बाद इसे पुनः जहाज के स्टील के रूप में उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपके पास तकनीक और पैसे नहीं है। अच्छा, क्या मिंजो स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस की भारी मात्रा है? वांग जून को अचानक कुछ याद आया। कुछ दिन पहले एक विदेश का व्यापारी हमारे स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस खरीदने आया था। उसने अच्छी कीमत दी थी। मैं हुआकिन होटल से आपका फोन नंबर ले लूंगा। वो अभी भी वहां होगा। पुनश्च आप सभी को ड्रैगन बोट फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पुस्तक मेट्रो एसपी प्लेयर और L599 एक्सेल को उनके पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। मेरे सभी दोस्तों को उनकी सिफारिश वोट और मासिक टिकट के लिए धन्यवाद। मैं मासिक टिकट, सिफारिश वोट, पुरस्कार, संग्रह और सभी प्रकार के पुरस्कारों के लिए अनुरोध करता रहूंगा।